चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस क्लास में अपना इंटर करते हैं। बहुत ये टारगेटेड क्लास है, हमारे पास हार्डली 50 घंटे का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम क्लासेस को देखें तो हमें टू द पॉइंट स्ट्राइक करना है। ये लास्ट ईयर में मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी, बहुत सक्सेसफुल रही, तो इस साल भी हम लोग यही काम करने जा रहे हैं। राइट, इस साल भी हम लोग यही काम करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेट्स सी क्या चीजें हो रही हैं। इस तरह के मैंने आप लोगों के पास एक बुकलेट आई होगी, 45 क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इवन दो आज मैं तुम्हें हिस्ट्री का भी टॉपिक दे दूंगा। ठीक है, ये 45 क्वेश्चंस के लगभग 5 से 7 सेट आपके पास जाएंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स जितना भी 2 साल, मैं 1 साल नहीं 2 साल का कवरेज कर रहा हूं, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो कुछ भी घटनाएं हुई थी वो सारा का सारा मैंने इसमें कवर किया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज देयर। राइट, अभी नोट्स आ जाएगा, ले लेना इसको। वाई क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं क्यों चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि अगला 1 घंटा 1.5 घंटा जो है हम क्वेश्चन को समझने में लगाएंगे। 2-3 तरह की चीजें हैं। इस समय आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, व्हाट्सएप पे भी आप जीबी में डाटा आ रहा है, फ्लो कर रहा है, बट द प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें बिल्कुल टारगेट रहना है और क्या चीज स्ट्राइक कर रही है। इसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपकी एक बाज नजर होनी चाहिए कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी 2-3 सालों से चल रहा है, उस पर आपकी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर पर आपकी पूरी एकदम स्लाइड पकड़ होनी चाहिए कि ये मेरे को स्ट्राइक मारना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर। ये 3-4 चीजें मिलाकर तब जाकर आप एक फॉर्मेशन करते हो कि इस खबर से ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने की उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि इस बार डायनेमिक पे बहुत ज्यादा फोकस ना कर स्टैटोडायनेमिक पे फोकस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटोडायनेमिक? इसका मतलब है वो लेंगे करंट से ही बेस करके, लेकिन उसके फंडामेंटल्स को जाकर वो टच करने की कोशिश करेंगे, और वो आपके लिए उसमें फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि आपको दोनों हिस्से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, ना तो आप स्टैटिक पे जा सकते हो कंप्लीटली, ना आप डायनेमिक पे जा सकते हो। आपको तुरंत के साथ जोड़कर उसको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैं आप लोगों से जो एक डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि क्वेश्चंस फॉर्म कैसे होते हैं, किस रीजन से मैंने इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, ताकि अगर आपको भी टाइम मिले, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है, आज के समय में सबसे डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन इकट्ठा करना। आंसर तो आप गूगल से बोल दोगे तो वो बता देगा कि क्या है, बट द प्रॉब्लम इज किसको पढ़े और किसको ना पढ़े, ये बिल्कुल ही आपको प्रिसाइज कर देगा। हर क्लास में 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो लगभग आपको लेकर जाएंगे, और मैं क्यों इन क्वेश्चंस को रखा इस विषय पे भी मैं आपको पहले बताता जाऊंगा, ताकि अगर आपको भी मौका मिले इस बीच में तो आप कम से कम क्वेश्चंस को डिराइव करना सीखो कि कहां से यूपीएससी बात करता है। और लगभग मैंने कोशिश की है, ये तो एक छोटा सा नमूना है, इसके अंदर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, और लगभग हर एस्पेक्ट मेरा मानना है कि अगर आपने इनको भी पूरा कर लिया, जो मैं आपको बुकलेट सारी देता जाऊंगा, इनको भी कर लिया और इनके बारे में बेसिक फंडामेंटल भी पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि अगर अभी तक जो आपने क्लासेस की अगर वो आपको याद है, आपने रिविजन कर रखा है, तो 70-75 जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्वेश्चंस कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आप जो है इनके साथ चलो। लेकिन आपका माइंडसेट अब इस क्लास में होना क्या चाहिए? अभी तक जो एक आदत थी, एलेबोरेट करते चले जा रहे थे, आप क्वेश्चन पूछते थे, हम दूर तक जाते थे, बिल्कुल प्रिसाइज रहना, टू द पॉइंट रहना, हमें अपना काम करना और निकलना है। जब इसके बाद टाइम बचे तब हम देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। ध्यान रखना, इसमें पार्ट 1 है, इसमें मैंने नाम रखा डायरेक्ट डेरिवेटिव, डीडी। डायरेक्ट डेरिवेटिव का मतलब है ये वो खबरें जो मैं 2 साल 3 साल से कलेक्ट करता चला आ रहा था और मुझे उसका रिलेवेंस लग रहा था कि हाँ ये रिलेवेंस जा सकता है, और इसके हिसाब से वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसके बाद पढ़ाते समय जो है वो सेकंड डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद इंटरलिंक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको, अगर मैं बोलता हूँ आप लिखिए या उसको कहीं मेंशन करके रखिए। आप तुरंत के तुरंत उधर मूवमेंट नहीं करेंगे कि टॉपिक कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न आया, क्योंकि प्रश्न पूछना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज के पीछे क्या क्यों कैसे लगा दो, आराम से चलेगा। चिड़िया क्यों उड़ती है, तैरती क्यों नहीं है, अब देते रहो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, समय बीत जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, 50 घंटे हमारे पास है, हिट करना है बिल्कुल बुलसाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आपका काम है, या तो मैं आपसे बताऊंगा या तो आप उसे खुद निकालोगे। कई चीजें ऐसी आएंगी जहां आप मुझे बताओगे कि वो चीज आपका वीक है या स्ट्रांग। जैसे मान के चल रहा हूं कि पॉलिटी आपका जो है वो स्ट्रांग पोर्शन चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हिस्ट्री है, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, अगर आपको नहीं आ रहा है आप मेरे सीधे बताओगे सर ये मुझे चाहिए, वो मेरा काम है आपको कलेक्ट करके देना। इवन दो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, सबके क्वेश्चन मैंने निकाले और आपको बताऊंगा कि करंट से ही सबका डेरिवेटिव आता है। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हम बात अपनी शुरू करते हैं
तो पहला क्वेश्चन है वेतन आयोग, पे कमीशन की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर, हिंदी इंग्लिश में, उसमें इंग्लिश में भी मेंशन करते जाओ, स्ट्रक्चर क्या होता है पे कमीशन का, राइट। तो क्यों है ये चर्चा में है, अगर आपने देखा होगा परसों की बात है, यही पेपर में भी छपा हुआ है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी संस्तुतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, 2 संशोधनों के साथ जो है वो लागू कर दिया गया पे कमीशन। इस बार की बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है वेतन आयोग पे कमीशन। इसका फॉर्म कैसे होता है, कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, क्यों करती है, ठीक है। 7वां वेतन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, उसकी संरचना क्या, उसकी रिकमेंडेशन क्या और किसके लिए, ठीक है, उसमें कौन कौन से विषय कंप्लीट किए जाते हैं। ध्यान रखना, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे। पीटी में केवल जो है बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीजें आपके सामने जा रही हैं इसके प्रभाव क्या होंगे, गवर्नमेंट 1.02 लाख करोड़ रुपए लाएगी कहां से, अर्थव्यवस्था में क्या इसके प्रभाव होंगे, ये अभी हम बात नहीं करने जा रहे हैं। यूपीएससी सिर्फ इतना जानना चाहता है कि 7वां वेतन आयोग जैसे ही बात आई तुम्हें उसका बेसिक फंडामेंटल पॉलिटी का पता है या नहीं, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, 6ठा वेतन आयोग में क्या बातें थी, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, उसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा। इसके बाद है मनरेगा के प्रमुख घटक, क्योंकि 10 साल हो गए मनरेगा को, ठीक है। मनरेगा पे लगातार बातचीत चल रही है और हर बजट में जो इस पे काफी चर्चा रही है। तो मनरेगा के हमारे साथ उसके प्रमुख घटक क्या है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको चलाती है, कंफर्म हो, हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में लिखो ग्रामीण, बाकी तो मैं कराऊंगा, लेकिन ये अगर आप मिस कर रहे हो, ये हमें देखना है कि हमारी मेमोरी कितनी अच्छी काम करी, शाबाश, ठीक है। इतना नहीं, इतना ही तुम ही, जब मैं प्रोग्राम पॉलिसी पढ़ा रहा था तो मंत्रालय के पीछे तुम पड़े हुए थे, आज मैंने पूछा तो तुम्हारे मंत्रालय गायब है, ठीक है, अगर तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद होगा तो। फंडिंग वंडिंग सब तुमने पूछ डाली थी, अब मेरा टाइम है, राइट। तो मनरेगा के प्रमुख घटक, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उससे संबंधित आयोग, आप लोगों को पता होगा मिहिर शाह कमेटी जो 2 है वो इससे संबंधित बनाएगी, इसके रिकमेंडेशन क्या है, उसके क्या प्रभाव आएंगे। मनरेगा में आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया कि मनरेगा में, और फिर से दोबारा इसको बता दूंगा, मनरेगा को इस बार जो है वो एक इसके ऊपर आरोप लगा कि मनरेगा जो है वो एक एसेट फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, ठीक है। मनरेगा एसेट फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, तो आपको मैंने बताया था कि इसको प्रधानमंत्री जो ग्राम आवास योजना, सबके लिए आवास योजना बनाई जा रही ग्रामीण में, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया। क्या किया गया, इसको 5 लाख जो है मैसन ट्रेनिंग, यानी जो आपके राजगीर मिस्त्री उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ उन लोगों को मकान बनाने के लिए, मकान का मतलब होता है एक फंडामेंटल एसेट, ठीक है, वो मूलभूत सुविधा के रूप में उसके बनाने के लिए उसके बदले उनको काम दिया जाएगा, ताकि क्या किया जाएगा, इसको एसेट फॉर्मेशन से जोड़ा जा सके। लास्ट बजट में क्या किया गया था, जो है तालाब और कंपोस्ट पिट बनाने के लिए इसको जोड़ा गया था, जिसका इस बार बजट में जो है वो इंक्लूड किया गया। तो मनरेगा की क्या विशेषताएं हैं, 100 दिन का रोजगार, किसको रोजगार, रोजगार नहीं मिला तो रोजगार क्या नाम है, बेरोजगारी भत्ता, इस विषय पे हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन ये आपके रिवीजन में होना चाहिए, इसको आप पकड़ के अब रखो। थर्ड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संक्षिप्त जीवन परिचय, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। थर्ड जो है वो आ गया, अलग कॉपी दे दो सब, संक्षिप्त जीवन परिचय, इंग्लिश में भी उसको मेंशन करते जाओ, यानी कि हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जीवन परिचय बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे संविधान निर्माता के रूप में इनकी भूमिका, किस कमेटी में थे, ठीक है, इनकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई, इनके विषय में बात। गांधी के साथ किस बात पर विवाद हुआ, पूना पैक्ट, ठीक है। तो पूना पैक्ट में हम 2 इश्यूज देखेंगे, गांधी और इनकी विचारधारा में क्या अंतर था, क्योंकि ये मेंस में आ चुका और 2-3 साल पहले पूछा गया मेंस का क्वेश्चन जो है वो पीटी में डिराइव कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसलिए मैंने इस बात की। तो पूना पैक्ट में क्या बातें थी, कब लागू हुआ, ठीक है, उसमें जो है स्पेशल जो प्रोविजंस बनाए गए थे, इलेक्टोरल प्रोविजंस, उसको हटाने के लिए क्या किया गया, ठीक है, और दलितों के उत्थान में इनकी भूमिका, ठीक है। अब विचारधारा का मुख्य बिंदु क्या है, इन्होंने क्या क्या काम किए, इनकी प्रमुख प्रकाशन और किताबें, ठीक है। जैसे इनकी किताब के बारे में पूछा जा चुका है, यहां से स्टेट एग्जाम में यूपी में आप जाओगे तो यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसके विषय में भी हम यहां बात करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दलित उत्थान से जुड़े अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, जिसमें सबसे प्रमुख इस बार जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। अभी आपने देखा हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए मैंने उसको पिक किया। उनके द्वारा किए गए प्रयास, क्या उन्होंने प्रयास किए, चाहे बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत अभूतपूर्व प्रयास किया उन्होंने महाराष्ट्र में, इनके जीवन दर्शन, उनके इन लोगों के जीवन दर्शन क्या क्या रहे, और दलित अस्मिता यात्रा, अभी हाल ही में आपने देखा कि गुजरात से जो है दलित अस्मिता यात्रा शुरू हुई और
उन्होंने जो है एक तरह का जो है एजिटेशन आया, और आपने चाहे रोहित वेमुला का केस देखा हो, इस पूरे साल जो है दलित अपराइजिंग, तो दलित क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता क्या है, और पूरे साल भर में जो है दलित मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, चाहे जेएनयू का केस हो, चाहे रोहित वेमुला का केस रहा हो, ठीक है, चाहे वो पटीदार आंदोलन से पहले का अगर जो दलित अस्मिता यात्रा रही हो, या अगर हम बात करें तो कुछ दलितों को गाय की हत्या, उनका मांस उतारने के चक्कर में पीट पीट कर उनकी हत्या कर देना, उनके साथ मारपिटाई करना। तो इसलिए जो है हमें ये नहीं पढ़ना है कि क्या हुआ, हमें उसके साथ, क्योंकि दलित अगर व्यवस्था है तो ये कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा जो है वो एक नुकसान है, या एक कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा अभिशाप है। तो क्यों ना हम सेकेंड स्टेज पर जाकर बात करें कि आजादी के समय से, यानी हम मॉडर्न इंडिया में बात करें, कौन कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे जिन्होंने समाज सुधार का आंदोलन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप करिए या मैं कराऊंगा, ये अलग बात है। राइट, अगला है जो महत्वपूर्ण गया, बायो रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल। ठीक है, क्या है, ठीक है, बायोटेक रेगुलेटरी, यानी कि जो हमारी जैव तकनीकी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल आया है, ताकि हम जो, जैसे कि हम जीएम क्रॉप्स का मुद्दा इस बार सरसों का बड़ा हावी रहा, उससे लेकर जो है वो बिल आया हुआ है। उसमें क्या है, क्यों लाया गया, रीजन क्या है उसको लाने के पीछे, क्योंकि यूपीएससी जो है वो रीजंस बहुत पूछ रही है। ठीक है, उसके प्रभाव क्या होंगे और कौन सी एजेंसी इसे लागू करेगी, ये है। इसके बाद इस बार जो बहुत महत्वपूर्ण रहा, इस बार नहीं, ये 2 साल पहले भी हुआ था, मैंने दोनों चीजों को, मैकेनिज्म को पूरा किया। देखो जरा ध्यान से, घटना क्या हुई थी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में क्या हुआ, आपने देखा कि लौटता हुआ मानसून, जो रिट्रीटिंग मानसून, उसकी वजह से बहुत बड़ा मानसून प्रस्फोट हुआ और चेन्नई लगभग डूब सा गया, जिसको बाद में कई लोगों ने बोला कि ये मैन मेड डिजास्टर है, मानव निर्मित एक आपदा है, जो कि वहां की आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स को सुखा दिए जाने के कारण हुआ ऐसा। इसके बाद आपने देखा कि लास्ट ईयर क्या हुआ, आपने अप्रैल महीने में ओलावृष्टि देखी, जो कि एक बहुत बड़ी मौसमी जो है वो क्रिया रही, और उसकी वजह से हमारे कई किसान जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। ध्यान से सारी चीजों को रिवाइज करते जाओ, ये लिखना उखना बाद में, कोशिश करो कि यहां पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ हमारा, अगर इस बार देखा, अल नीनो का प्रभाव की वजह से मानसून हमारे यहाँ कमजोर पड़ गया। इस साल भी माना जा रहा है कि मानसून जो है वो सामान्य से नीचे रहेगा, जबकि क्योंकि अल नीनो का प्रभाव है। होना क्या चाहिए था कि अल नीनो के बाद ला नीना साइकिल होनी चाहिए थी। तो ये रही हमारी समसामयिक घटनाएं, लेकिन हमें इन घटनाओं का वर्णन नहीं पता करना है, हमें इनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के पकड़ने। मानसून क्या होता है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भारत क्या है, मानसून प्रभावित क्षेत्र। तो मानसून का भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर 1। दूसरा, लौटता हुआ मानसून का मैकेनिज्म क्या है, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, माना जाता है कि उस समय जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, कहां जनरेट होता है। क्वेश्चन ऑप्शन उठा के पूछ सकता है कि भाई ये जो है ये यहां पर पैदा होता है, इसका किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस समय मौसमी परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, तापमान घट जाता है, तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ क्या होनी चाहिए, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। अल नीनो किसे कहते हैं, अल नीनो का प्रभाव क्या होगा, किन किन चीजों पर अल नीनो का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दिसंबर महीने की बात है और जनवरी में एक रिपोर्ट आई और ये बोला गया कि हिंद महासागर में जो अल नीनो के प्रभाव के सबसे अधिक कोरल रीफ मर गए। पढ़ाया भी था आप लोगों इससे पहले पर्यावरण में, दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो अल नीनो अगर आपको पता है तो ला नीना भी आपको पता होना चाहिए, ये किस प्रकार की धारा और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता वो इसको अपडेट करेंगे। अगला है चक्रवातीय दशाएं क्या होती हैं। ठीक है, और आपने देखा इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाती है, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन से सैटेलाइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ ऊपर करता होगा मानसून की दशा बता देता होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर विज्ञान लगा होगा, तो वो तो डेरिवेटिव जाएगा। मानसून को साइंस के साथ जोड़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो आपको बहुत बड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है। अगर वो पूछ ले पहला 2 लाइन 2 ऑप्शन दे मानसून के बारे में, तीसरा ऑप्शन दे जो है फलाना उपग्रह की सहायता से जो है वो मानसून की भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि आपको वो बेसिक चेक करना चाहते हैं कि जब आपसे ये पूछा गया कि भाई IMD हर साल करता है भविष्यवाणी, आखिर कैसे करता होगा, ये आपने कभी सोचा, वो कौन सा है भाई। अब उसके लिए क्या वो अग्नि 5 छोड़ेगा कि मानसून की भविष्यवाणी के लिए, नहीं ना। तो आखिर वो चीजें क्या हैं, और इसके साथ हम सेकंड डेरिवेटिव लेकर जा सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में हम क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी, आप लिखिए ना लिखिए आप जानिए।
आप लिखेंगे तो मेरे से पूछेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? मेघ बीजन। तो मेघ बीजन तकनीकी क्या है, क्योंकि साइंस रिपोर्टर में आया था, और मेघ बीजन तकनीक के साथ जो है वो क्या चीजें जुड़ी हुई है, कौन सा, जैसे कि हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं उसमें, और कौन कौन सी तकनीकें इस समय जो है वो उपलब्ध है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले चीन ने जो है बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया, ठीक है। चीन ने डेवलपमेंट किया क्लाउड सीडिंग को लेकर। क्या किया उसने, जैसे हमारे पुराणों में, वेदों में जो है अग्निबाण का बहुत बड़ा जिक्र हुआ करता था, अग्निबाण, ठीक है। अब क्या हुआ, चीन ने इसी तरह का एक अग्निबाण बना लिया है जो नीचे से फायर किया जाएगा, वो जाएगा, क्लाउड सीडिंग करेगा और वहां पर बारिश हो जाएगी। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस परियोजना के प्रणेता माने जाते थे, और उनका सपना था कि भारत इसमें जो है काफी अच्छा काम करे। तो इससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं, अब आपने लिख लिया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो और भी अच्छा है, राइट। तो क्लाउड सीडिंग में क्या क्या तकनीक है हमारे एंशिएंट कल्चर में, अब यहां पे मैं इतिहास में लेकर जा सकता हूं, ठीक है। एंशिएंट कल्चर में कहां कहां इसके विषय में जिक्र है, ठीक है। वेदों में कहां जिक्र है, ठीक है। इसके बाद पुराणों में कहां जिक्र है, ये आपको पता होना चाहिए, या तो आप मुझसे पूछेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। जैसे हमारे एक बहुत महाकवि हुआ करते थे घाघ और भट्टरी, ठीक है, अगर कभी पढ़ा होगा। घाघ भट्टरी ने यहां तक कि आप आश्चर्य करेंगे, कालिदास ने मेघदूतम में बाकायदा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ मानसून इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। तो यू कांट प्रिडिक्ट कि क्वेश्चन कहां से गिरेगा, यू जस्ट प्रिडिक्ट टू प्रिडिक्ट दिस। आप केवल और केवल एक काम कर सकते हो, उस असामान्य को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो साहित्य से क्वेश्चन उठा के, क्योंकि आपके सिलेबस में एंशिएंट कल्चर है कि नहीं। अब ये मत कहना कि कला और संस्कृति, कला और संस्कृति मतलब केवल डांस नहीं होता है, कला और संस्कृति बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। तो मेघदूतम में बाकायदा कालिदास ने जो है इसके विषय में जिक्र किया है। आप कहोगे, बताओगे तो मैं वेद, पुराण, कालिदास, घाघ और भट्टरी सभी के विषय में आपको भारतीय प्राचीन अर्थव्यवस्था में, भारतीय प्राचीन साहित्य में जो है वो इसके विषय में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। अपडेट रहिए, बस यही काम है। अगला है, जैसे अभी आपने देखा कि मध्य एशिया जो था इस बार बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, अपने ऊर्जा भंडारों को लेकर, अपने आर्थिक सिचुएशंस को लेकर। तो क्वेश्चन ये है कि पहले बताओ मध्य एशिया के देशों में आते कौन कौन से देश हैं। बहुत से अभी क्लास में पूछूंगा तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्यों? मध्य एशिया में अगर मैं देशों की भौगोलिक स्थिति पूछ लूं तो इस क्लास में सभी को कंफर्म है, क्योंकि अगर कल का एडिटोरियल पढ़ा होगा द हिंदू कल ही का, तो उसमें सीपीईसी जो आपका क्या नाम है, मैरीटाइम सिल्क रूट, जो चाइना का वन रोड पॉलिसी जो है, उसमें खासतौर पर जिक्र किया गया है, ठीक है। तो पहला है मध्य एशिया के देश किसे कहते हैं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अब हमें यह पता है कि हमें पता क्या करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मध्य एशिया के देश किसे कहते हैं, क्यों मैंने चुना, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, लेकिन भौगोलिक स्थिति से आगे हटकर नृजातीय समूह यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटमेंट्स उसके क्या है, उसका स्टेक क्या है, यानी कि वहां पर कौन कौन से नृजातीय समूह पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य एशिया की आर्थिक एवं जनांकीय स्थिति क्या है इस समय, वो वर्ल्ड जीडीपी में क्या हिस्सेदारी रखता है, जनांकीय वहां पर डेमोग्राफी की क्या स्थिति है, भारत के जो है उसके साथ क्या क्या आर्थिक और सामरिक संबंध हैं, चाहे वो आर्थिक में आप रक्षा समझौतों की तरफ जाओ, चाहे ऊर्जा समझौतों की तरफ जाओ, चाहे वो व्यापार की तरफ जाओ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकायदा इंडिया ईयरबुक में इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। और ऐतिहासिक साक्ष्य, अगर कुछ वहां पर हिस्ट्री से जुड़ा कुछ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में बार बार आईएसआईएस जो कर रहा था, तो आपने कुछ शहरों के नाम सुने होंगे जिसको उन्होंने खंडहर में बदल दिया, जो कि बड़े ऐतिहासिक महत्व के खबर। ये छोटी छोटी खबरें यूपीएससी पकड़ता है कि बेटा तुम्हारा आईएसआईएस पे ध्यान था, तुम्हें ये भूल गए कि तुमने उसने उड़ाया क्या, और जो उड़ाया उस ऐतिहासिक इमारत का एक सभ्यता से संबंध था जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। तो किस किस्म का नगर था, किस किस्म की सभ्यता थी, तो आपको पता है कि आपको विश्व की सारी सभ्यताओं का अध्ययन करना ही करना, चाहे वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, या किसी भी तरह की सभ्यता हो, आप इससे दूर भागकर नहीं जा सकते आपके सिलेबस में। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर चुना। अगला है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। आजकल बहुत चर्चा में ये चल रहा है, आपने देखा होगा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर आया गया भारत की जो है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, और लगातार जैसे कि अभी आपने देखा कि बैंकों का डाटा और वहां का पैसा चोरी हुआ, लगातार जो डिजिटलाइजेशन बढ़ा, तो इस डिजिटलाइजेशन के पीछे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खुद हमारे वित्त मंत्री ने जाकर बोला राज्यसभा में कि भैया हम जो है वो इसको जो है इससे लड़ सकते, इसको रोक नहीं सकते कंप्लीटली,
तो यूपीएससी उन स्टेटमेंट्स को नहीं, उसके पीछे की आप बेसिक चीज क्या है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या। अगर आप एपेलेट करोगे, अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है साइबर का, तो आप जाओगे कहां, मैकेनिज्म क्या है। तो यूपीएससी के मूलभूत रूप में आपको सबसे पहले यही देखना है। अगला है मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, कैसे होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है डिवैल्यूएशन का, इसकी प्रक्रिया क्या है, अगर कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, लगभग एक चीज। इसके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है, एक्सपोर्टर के ऊपर, इंपोर्टर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये आपको बहुत पढ़ा गया। क्यों किया जाता है, किन हालातों में किया जाता है, या ये स्वैच्छिक होता है। दूसरा, इसके निगरानी या नियंत्रक तंत्र क्या है, मतलब कोई भी देश अगर डिवेलुएट करना चले जाए तो क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो कौन सी बॉडी और किस क्लॉज के अंतर्गत, अगर आईएमएफ भी ऐसा कह रहा है कि आप डिवेलुएट नहीं कर सकते, तो उसके क्लॉजेस क्या क्या होंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी क्या है, कैसे कार्य करती है, इसकी संरचना क्या और इसकी भूमिका है क्या। क्योंकि इस साल डिबेट चली कि अब वो समय आ गया है कि एपीएमसी में सुधार किया जाए, राइट। तो इसीलिए उससे ये नहीं पूछेगा कि सुधार क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एपीएमसी है क्या, कैसे काम करता है, इसकी मैंडेट क्या है, और ये इसके जो है स्ट्रक्चर कैसा है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। पीटी के लिए इतना काफी है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप लोगों ने अभी नई वाली योजना खरीदी होगी जो कल परसों आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही ज्यादा। समय मिला तो मैं उसको अपडेट कराऊंगा, लेकिन उसमें आपने देखोगे एक पूरा चैप्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे डिवोट है, पूरा चैप्टर, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस साल बहुत चर्चा में रहा। सरकार आर्थिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। होता क्या है ये, पहला तो अवधि फंड बनाया गया है, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई मेथड्स क्या है, और हमारे पास कन्वेंशनल नहरों का प्रतिशत क्या है इस समय, नलकूपों का प्रतिशत क्या है इस समय, और इस समय हमारे यहाँ जो है तालाबों का प्रतिशत, सिंचाई के मेथड्स क्या क्या है। इंडिया अगर योजना में जाओगे तो योजना में बाकायदा जो है वो परंपरागत सिंचाई के मेथड्स दे रखे, और साइंस रिपोर्टर में भी दे रखा, आप लोगों को मैंने बताया था। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यानी कि जल संचय की कौन कौन सी पारंपरिक विधियां, तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो है पीआईबी में 3 आर्टिकल आए थे लगातार, जो लेख आते हैं, फीचर्स लेख आते हैं, वो 3 आर्टिकल इसके ऊपर हैं, इसलिए मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा लगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, इस बार तो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं, इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, ठीक है। बार बार इसका जिक्र आ रहा है। फसल बीमा योजना आ चुका है, ये इसका आना बाकी है। अगला जो है मुक्त व्यापार समझौता, क्यों मैंने बात किया, सबसे पहले जो है वो मुक्त व्यापार समझौता अभी फिर दोबारा एक चर्चा में आ गया कि पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारा टेंशन चल रहा है, एक बार हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म हो जाना चाहिए। तो पीटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम लोग कहते हैं एफटीपी, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में आप बेसिक्स पहले जान लो। ये किसका इंस्ट्रूमेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तंत्र क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके अंदर क्या जो है बातें आपसे कही गई हैं, आप लोगों को सबको पता है, नहीं पता तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लाभ क्या और इससे हानियां क्या हैं, क्योंकि लगातार जो है वो आपने देखा कि इसको मैंने उठाने के पीछे कई मल्टीपल रीजन है। एक तो हमारे ही क्षेत्र में इसको लिए बात हुई है, दूसरा आपने देखा कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से एग्जिट आ गए। ट्रांस पैसिफिक पार्टनर क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही तो था। इस 12 देशों का यहां पर जो है ट्रांस पैसिफिक 12 देशों का एक ग्रुप था, जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा, निर्बाध आवागमन होगा। तीसरा जो है जब हम बात करते हैं, और वो है H1B वीजा जो है, उस पर लेकर जो एक रोक लगाई गई है, वो ये माना जा रहा है कि आप वस्तुओं और सेवाओं का जो आपने एक सेगमेंट बनाया था WTO के अंदर कि भैया हम जो है इसको फ्री मूवमेंट कराएंगे, तो आप उसको ऑब्लिगेट कर रहे हो। तो जो दक्षिण पंथ है, वो दक्षिण पंथ पीटी में आपके लिए नहीं पूछेगा कि दक्षिण पंथ विचारधारा के ऊपर टिप्पणी लिखो ना, ये उसका पर्पज नहीं है। उसका एक ही पर्पज है, वो क्या है, FTA क्या है, PTA क्या है, और अभी और कौन कौन से व्यापार समझौते हमारे आसपास एग्जिस्ट हैं, ठीक है। इसका संबंध शब्दावलियों से, जैसे जब आप पूर्व की ओर देखो नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी जब आप यूज करते हो तो आप इन इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। उठाकर पेपर देख लेना, यही इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूपीएससी पूछता है। लास्ट ईयर आया था ना सब्सिडीज को लेकर, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ये सब, ये क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट, इसको शब्दावलियां बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो जब आप किसी भी, आप मान लीजिए हम संघाई में गए, हमने जो है वो G20 में गए, तो वो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से अनुमोदन हुए थे, ये यूपीएससी पीटी का पर्पस नहीं, मेंस जा सकता है। वहां पर क्या पूछेगा, उसके अंदर छुपा हुआ कोई भी अगर बार बार वर्ड यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक वर्ड, उनके मायने क्या होते हैं, बस ये, तो ये उसी के अंतर्गत है, इसलिए मैंने इसको यहां रखा, राइट। अगला G20 समिट,
क्या है G20 होता क्या है? ये कोई फोरम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट। कहां परिणाम, इसके आउटकम क्या निकले जो G20 का समिट हुआ? इसकी वैश्विक जीडीपी एवं जनांकीय में भागीदारी, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या तय किया गया था कि जो अमीर कंट्री है, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और जो विकासशील देश हैं, जो बहुत बड़ा बाजार है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए। बुश ने ये इनिशिएटिव लिया था, और इसमें क्या हुआ, जो विश्व की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 80% का योगदान है, वो क्या हुआ, एक मंच पर चले हैं। ठीक है, इस तरह का जो है एक सेगमेंट लाया गया। उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये सफल हो पा रहा है या फिर से ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसके बाद अगला जो है लगातार चर्चा में रहा, रघुराम राजन के जाने के बाद से ही या रघुराम राजन के समय से ही जीडीपी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आपने 3 डाटा सुना होगा। एक, जब रघुराम राजन के समय जीडीपी के आंकड़े आए थे तो उन्होंने कहा था दैट आर इन्फ्लेटेड। ठीक है, ये क्या है, ये मिसकंडक्टेड बिहेवियर पे बात हो रही है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, सर्वे ने भी इसका इस्तेमाल किया। दूसरा, अभी हाल ही में डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है एक बार फिर जीडीपी के आंकड़े आए, और उन जीडीपी के आंकड़ों में क्या हुआ, 7.1 7.2 तक दिखाया गया। फिर ये आरोप लगा कि ये आंकड़े जो हैं वो फॉल्स हैं और सही पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद फिर जीडीपी के आंकड़े आए, और उसमें क्या हुआ, हम फिर बैकवर्ड मूवमेंट कर गए। तो बेसिकली सबसे पहले जब इतनी बार ये चर्चा में जा रहा है तो जीडीपी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, जीडीपी होती क्या है, इसमें किन को शामिल किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। कितने लोग इस क्लास में जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट पता है? हाथ खड़ा करो। जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस सर्वे में कम से कम नहीं तो 60 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक कम से कम 60 बार जीवीए, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कम से कम 60 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया इसने। जीवीए उठाकर देख लो, पहले पन्ने से जीवीए शुरू हो जाता उनका सर्वे में। तो जीवीए क्या होता है इसका, और सिर्फ हमें उसकी परिभाषा नहीं जाननी है, हमें उसके इंप्लीकेशंस जानने हैं, हमें उसका प्रभाव जानना है कि जीवीए क्या होता है, राइट। मौद्रिक नीति क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने क्यों इसको उठाया, तीन चीजों से। पहली बात, रघुराम राजन के जाने और उर्जित पटेल के आने से, तो वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं पूछेगा भाई, सीधी सी बात है, उसका पर्पज मौद्रिक नीति है। दूसरा, एक बहुत बड़ा सुधार हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी, और वो 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दी गई। तीसरा एक सुधार हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद पीएसी ने उर्जित पटेल को बुला लिया, ये बहुत बड़ी घटना थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई किस प्रकार की बॉडी है भाई, स्टैच्यूटरी बॉडी, आरबीआई को बुलाकर ये तक पूछ लिया कि आरबीआई क्या अपनी ऑटोनॉमी को बचा पा रही है कि उस सरकार के आदेशों पर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ये चर्चा बहुत ज्यादा रही। फिर अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज है कि आरबीआई ने जो है, आरबीआई की यही मौद्रिक समीक्षा नीति जिसने आज से कुछ समय पहले पॉलिसी रेट कट किए थे, अब इसने कह दिया कि आपने देखा होगा 2 हफ्ते में लगातार महंगाई को लेकर फिर से चर्चा आ गई है, और महंगाई जो है 6.25 के ऊपर भाग गई है, और इसने बोल दिया कि अब पहले महंगाई कर्ब करो, देन वी विल कट द रेट। अभी मौद्रिक समीक्षा में उसने रेट में कोई भी चेंज नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात, ये सब जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इनकी आपको डाटा नहीं याद रखना है पॉलिसी में कितना कट किया कितना बढ़ाया, नहीं। पहली बात बताओ मौद्रिक नीति होती क्या है, कैसे काम करती है। दूसरा, आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, इनके प्रभाव क्या है, प्रभाव किनके ऊपर है, ऋण लेने वाले पर, ऋण देने वाले पर, यानी कि जो डेप्टर है, क्रेडिटर है, शेयर खरीदने वाले पे, बॉन्ड खरीदने वाले पर, मुद्रा की वैल्यू पर, क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण पर, मुद्रा के मान पर और मुद्रा की कीमत पर, सेंसेक्स पर और आपके भारत में निवेश पर। कितने लोग इस क्लास में कॉन्फिडेंटली इन सारे इंस्ट्रूमेंट, ओएमओ, एसएलआर, ठीक है, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड्स, ठीक है, जोखिम पूंजी अनुपात, बैसल, कितने लोग इस क्लास में मुझे बता सकते हैं? बहुत ज्यादा चर्चा में 3-4 बस। बैसल क्या है, बैसल 1, 2, 3 में क्या बोला गया, क्योंकि इसलिए मैं इसकी बात चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद पता होगा कुछ दिन पहले इस बार जो है बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड डाला गया
और दूसरा क्या हुआ, बैंकों के विलय की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें सबसे पहले एसबीआई ने अपने जो सब्सिडियरी बैंक है उनको क्या किया, विलय किया। विलय के पीछे पर्पस क्या था, उसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपका बेसल है वो ये कहता है कि आपका जो पूंजी है उसमें से आपका जो जोखिम पूंजी है, यानी लिक्विडिटी तरलता के बदले जो जोखिम पूंजी है उसका अनुपात हमेशा एक सर्टेन मेंटेन रहना चाहिए। और भारतीय बैंकों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो बैंक तो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। चाहे वो माल्या साहब, आज भी आपने देखा कि अगर सुबह का न्यूज़पेपर उठाया होगा कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से सीधे लगातार बात की जा रही है, और उसका संबंध जो है हमें इससे मतलब नहीं कब उसको लेकर आएंगे, कितना करोड़ लेकर भाग गया। सवाल है कि उसमें जो है 2-3 संस्थाएं जुड़ी हुई, एक तो आपका एनपीए, दूसरा बैड लोन, और तीसरा ईडी, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बार। ठीक है, अब क्वेश्चन जो टाइम लग रहा है मुझे लगने दो, ये मैं करा ले जाऊंगा, 250-300 क्वेश्चन तुमसे करा ले जाऊंगा, और गारंटी के साथ कह रहा हूं क्वेश्चन फंसेगा। अब इसके तुम खुद ही देख के बता देना इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, खींचे, लेकिन पहले अपना दिमाग क्लियर कर लो कि मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। अपने आप को हुक मारो, अगर नहीं याद आ रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है, उस पर अपना लाल निशान मारते जाओ ईमानदारी से। मेरे को मत दिखाना कुछ, अब दिखने दिखाने का टाइम निकल गया। ठीक है, इट्स टाइम टू बी फेस द हीट। अब वो समय आ गया जब वो आंच महसूस होनी शुरू हो गई होगी आप लोगों को। ठीक, अगला जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, भू स्थानिक सूचना विनिमय बिल क्या है। शायद इस पूरी खेल में आप लोगों को ये जानकारी से निकल गया होगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिल पे हमने चर्चा की, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिल हमारे छोटे से आए और छोटे से निकल गए। ठीक है, ये बिल क्या है, जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि आपने कल देखा होगा शायद सार्क सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें जो है ये चीजें आपस में अब जुड़ रही हैं। हम अपने जो है सार्क कंट्रीज को लेकर जो है, पाकिस्तान नहीं है, अरे वो आज छोड़ा जाएगा, कल तैयारी काउंटडाउन शुरू हो गया था कल 4 बजे से। ठीक है, हम लेकिन हमारा जो पर्पस है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोसी देशों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज एक्सेप्ट पाकिस्तान है, कल इंक्लूड हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग ऑन द टेक्नोलॉजी बेसिस, हमें बस इतना महत्वपूर्ण है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल क्या है, कैसे है, अगर आप लोगों का तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर अब हम कम से कम ये पता चल गया ना ये छूट रहा है हमारा। जीएसटी के विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, पहले भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, जीएसटी बिल क्या है, क्यों लाया गया, ये पर्पस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का टैक्स है, मारो गोली अंदर, अभी कहां पर पहुंचेंगे कहां नहीं पहुंचेंगे, किस प्रकार का ये टैक्स है, कितने लोग बता सकते हैं। अरे इनडायरेक्ट तो ठीक है, वैल्यू एडिशन बेस लगने वाला टैक्स। तो क्या तुम्हें वैट के विषय में पता है, वैट और जीएसटी के बीच का फर्क क्या है। वैट कैसे लगाया जाता था, वैट का मैकेनिज्म पूछ रहा हूं, प्रकार नहीं पूछ रहा। कास्केडिंग क्या होती है भाई, इसमें हम कास्केडिंग क्या करते हैं, कास्केडिंग है रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस। क्या वैट में रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस होते थे, रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस को हटाने के लिए तो वैट लेकर आएगा। आप कैसे कह रहे हो कि वैट में रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस होता है, वैट में कभी गलती से मत बोल देना कि रिपीटेशन ऑफ ना, उसमें लगा देना कभी गलती से। क्या पूछेंगे, जब आपको जीएसटी उसी को समझ में आएगी जिसको वैट समझ में आया। भाई आप लोग शायद इस समय पूरा ध्यान जीएसटी पर लगाकर बैठे होंगे, अनुच्छेद सब याद कर लिया होगा। ठीक है, राज्य की मैकेनिज्म भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जीएसटी तभी आ सकता है आपको समझ में जब आपको वैट समझ में आएगा, और वैट तभी समझ में आ सकता है जब आपको बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर जो है और इसके फ्लॉज आपको पता है, उसकी कमियां पता होंगी। तो वैट होता क्या था, वैट एक मल्टीपल स्टेजेस पे लगने वाला टैक्स था, जो वैल्यू बेस जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो उस पे लगने वाला टैक्स था। यानी पिछली बार से इस बार जो है आपने कितना ज्यादा जो है वैल्यू एडिशन किया, अब आपके कुल मूल्य पे लगने की बजाय वैल्यू एडिशन पे आपका टैक्स लगेगा। और रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस क्या हो जाते थे, रुक जाते थे उसमें। यही तो सबसे अच्छी बात थी उसकी, जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करोगे उतना तुम्हें जो है उसमें फायदा मिलना था। राइट, और उसका दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, आपको अगर अपना टैक्स रिबेट चाहिए तो आपको पिछली रसीद दिखानी पड़ती थी। दैट मींस ये चेन प्रोसेस थी।
और जैसे आपने रसीद दिखा दी आप टैक्स नेट में वापस आ गए। नहीं तो पहले जो वो टैक्स इवेडन करना बहुत आसान था। जीएसटी को उसी जो आपका मल्टीपल स्टेजेस पे कलेक्शन था उसको क्या कर दिया गया, डे टू डे बेसिस पे सिंगल पॉइंट कलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ पैरेलल पाथ इन जीएसटी। भाई वैट हमारा क्या हुआ करता था, सिंपली सपोज दैट दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। भाई एक आदमी जो है 30 रुपए की लकड़ी खरीद कर लेकर आया, ठीक है, इसने लकड़ी एक टुकड़ा लिया, इसको बढ़िया से जो है काटा पीटा एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसने जो है इसको बेच दिया, मान लो इसने 70 रुपए में इसको बेच दिया लकड़ी को। इस लकड़ी वाले ने जो है बढ़िया से इसकी कुर्सी उर्सी बनाई और इसको जो है 150 रुपए में बेच दिया। इसने जो कुर्सी वाले ने बनाया एक पेंटर को बेच दिया, जो मान लो इसने 200 रुपए में इसको बेचा। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। पहले क्या होता था, मान लो गवर्नमेंट ने एक सिंपल टैक्स रखा 10% हम बैंड के साथ टैक्स ले रहे हैं, तो इससे टैक्स 3 रुपए बन रहा है, इससे टैक्स 7 रुपए बन रहा है, इससे टैक्स 15 रुपए बन रहा है, इससे टैक्स 20 रुपए बन रहा है। वैट क्या कहता था, वैट कहता था कि भैया हम वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेंगे। दैट मीन्स हाउ मच आई परचेज दिस पर्टिकुलर गुड एट 30 रुपीज एंड आई सेल दैट पर्टिकुलर इन 70 रुपीज, सपोज दैट, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कितना किया मैंने भाई, 40 रुपए। तो भैया मेरे से टैक्स तुम कितना लोगे, 7 रुपए लोगे या 4 रुपए लोगे? तो टैक्स की दरें बढ़ी या घटी? घट गई, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, पहला प्रभाव, इस आदमी के ऊपर 15 रुपए टैक्स ले रहा है, ये कह रहा है भैया किस बात का 15 रुपए, 70 रुपए तो मेरी लागत गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा आपने कितना, 80 रुपए आपने जो वैल्यू एडिशन किया था, अब टैक्स किस पे गया आपका, 8 रुपए, पहले कितना दे रहा था। दूसरा क्या करना है इस पे, इस वाले को अगर ये दिखाना है कि मेरी इनपुट लागत कितनी थी, तो मुझे इसकी पर्ची दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी इसको, कि मैंने लकड़ी खरीदी कितने में, मैंने जो कुर्सी खरीदी कितने में, मैंने पेंट करने से पहले उसे लिया कितने में, तो मुझे पिछली वाली दिखानी पड़ेगी ना, इसको इसकी, इन दोनों को इसकी, इसको इसकी, सबकी दिखानी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, सभी क्या हो गए, एक नेट में आ गए। कैस्केडिंग तब हो जाती है यहाँ पे जब ऐसे सेंड बैक क्या होता है, जैसे स्टेट लगाता है, सेंटर लगाता है, जैसे बिक्री का है सेल टैक्स है तो वो आता है स्टेट के उसमें, अब वो जैसे प्रोडक्शन टैक्स है वो उसमें, तो अब वो अब ऐसी कई वस्तुएं जो समवर्ती सूची में आती है, तब देन वो जो जिसने टैक्स चुकाया वो कहाँ पर जाए, तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट इज द मैकेनिज्म प्रॉब्लम। आई एम आस्किंग अबाउट द फंडामेंटल थिंग्स। जब तक यूपीएससी प्री में हो, तुम पेपर उठाकर देख लो किसी भी साल का, सीसैट के बाद आने के बाद से दे आस्क जस्ट फंडामेंटल थिंग्स। कॉम्प्लेक्सिटी या अपवाद को वो छूते भी नहीं है, क्योंकि अपवादों पर आप कितना भी बहस कर सकते हो, और जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक का लेवल है केवल उतना ही वो टच करते हैं। और जीएस में तो खासतौर पे 12वीं क्लास तक का बस, और 12वीं क्लास का उठाकर देख लो, ये मैकेनिज्म डिफिकल्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा। आर यू अवेयर अबाउट द दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, बस इतना सिर्फ जानना चाहते हैं। जीएसटी में क्या होगा, देयर इज पैरेलल पाथ्स, एवरीबॉडी विल पुट देयर ओन, अपना वो हर एंड पर जो है डे टू डे बेसिस पर वो अपना डालेंगे, उनको दिखाएंगे भैया हमने इतना परचेस किया, रिटर्न में उनका क्या होगा, डेली बेसिस पे उनका रिटर्न आ जाएगा। तो इतना जो है ये डिले जो हो रहा है, वेट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। अब फर्दर मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते जाएंगे कि भाई स्टेट जीएसटी क्या है, इसको अनुमोदित कैसे किया गया, बट दे विल नॉट आस्क द मैकेनिज्म। गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैकेनिज्म वो किसी हालत में पूछ ही नहीं सकते, बिकॉज मैकेनिज्म अभी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लो, उसको क्लियर नहीं है कि हाउ द जीएसटी विल इंप्लीमेंट, हाउ द थिंग्स आर देयर। पहली चीज वो क्या पूछेंगे, जीएसटी का पर्पस क्या था, जीएसटी से पूर्ववर्ती जो आपकी, भाई जीएसटी जिसकी जगह लाके लाया जा रहा है, कुछ कमी रही होगी ना उसमें, तो पहले वो फंडामेंटल समझ लो, उसी का ही तो संशोधित रूप है। और क्या है ये, वैट का ही तो संशोधित रूप है ये, बस उसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मल्टीपल स्टेज पे कलेक्शन था उसको हम लोग पैरेलल पाथ में समानांतर मार्ग पे परिवर्तित कर रहे हैं। पर्पस क्या है हमारा, हम यूनिफाइड करना चाहते हैं, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना चाहते हैं। ये चीजें महत्वपूर्ण है। मुश्किल होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमें डिफिकल्ट मैकेनिज्म पढ़ने की आदत हो गई, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा कहीं भी यूपीएससी में कि बड़ा गहराई में जाकर कॉन्फ्लिक्ट वाले मैकेनिज्म पूछा, जो अभी खुद सरकार को क्लियर नहीं है। 2-3 मैं अधिकारियों से, इनकम टैक्स अधिकारियों से बात कर चुका हूं, उन्हें जीएसटी के मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता, जो इस विभाग में काम कर रहे हैं। वो खुद घबराए हुए हैं, पता नहीं गवर्नमेंट कैसे लागू करेगी, राइट। अभी उनको क्लियर नहीं है, तो डोंट गो फॉर दैट, जस्ट फंडामेंटल जानो, ठीक है। इसके बाद है हमारा मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट, हम देखते हैं उसमें क्या क्या, जैसे जैसे अभी राज्यों को लेकर बातचीत चल रही है, ठीक है। इसके बाद अभी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मेरा आधार, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जितना इस पर जजमेंट दिया होता है और किसी चीज पर नहीं आ रहा है। कल भी शायद उसकी एक टिप्पणी आई है उसको लेकर, पैन कार्ड को लेकर, पैन कार्ड आधार लिंक को लेकर आई है टिप्पणी, कल अगर कल का न्यूज़पेपर अपडेट है तो,
राइट। तो आधार क्या है, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कौन सी एजेंसी काम करती है इसके लिए, ठीक है। इसकी मूलभूत बातें आपको पता होना चाहिए। क्या ये राष्ट्रीयता की पहचान है, वो देखो, ये राष्ट्रीयता की पहचान नहीं है। तो कौन सी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी किस मैंडेट के, यूआईडीआई का स्टेटस क्या है, कैसे गठित किया उसको, अधिकार उसके क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स बताया था, दोबारा फिर रिवाइज करा दूंगा। बायोमेट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 2, बिहेवियरल मैट्रिक्स और फिजियोमेट्रिक्स। और उसके अंदर किस क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, दोबारा मैं आपको बता दूंगा, राइट। इस बार जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहा, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर काफी बवाल चला। तो पहला, कोलेजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। कोलेजियम को लेकर एनजेएसी को नलवाइड किया था, कोलेजियम सिस्टम को लेकर बात चल रही है। और अभी आपने देखा हाल ही में फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के रिक्रूटमेंट को लेकर बात चल रही है, ठीक है। बार काउंसिल अभी काफी चर्चा में है, ठीक है। तो बार काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, इसका स्टेटस क्या है, ये क्वासी जुडिशरी है, स्टेचुरी है, रेगुलेटरी है, कौन सी बॉडी है, जुडिशरी बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वासी जुडिशरी है, रेगुलेटरी में आएगी सर, रेगुलेटरी में आएगी, रेगुलेटरी है, यस सर, रेगुलेटरी में आएगी क्योंकि सर देख रहे हो, ये है बार काउंसिल, नाम सुना, लेकिन बार जब तक आप बेस में जाकर उसको नहीं पढ़ोगे कोई स्कोप नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सारी जितनी बॉडीज है मैं आपको लिखा भी दे रहा हूं, आज ही क्या, जितना आप पढ़ पाए पढ़ लीजिए, जितना मैं पढ़ा पाऊंगा आपको। लेकिन वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी इस बार चर्चा में, इस पूरे 2 साल में कौन कौन सी चर्चा में, केवल उतना ही पढ़ के जाइए, ठीक है। मैंने लिस्टिंग कर रखी है, मैं आपको बता देता हूं। फिर लॉ कमीशन, अभी आपने देखा काफी चर्चा में भी चल रहा था, अभी बार काउंसिल ने उसका विरोध किया, जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आई हैं। तो लॉ कमीशन क्या होता है, उसके जो है वो स्टेटस क्या है, वो उसकी रिकमेंडेशन क्या है, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, अभी रिपोर्ट आई है ना, काफी 2 हफ्ते से काफी बवाल चल रहा है इस पे। फिर भारत अफ्रीका संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है, राइट। हेलो, बढ़िया बढ़िया भैया, क्लास ले रहा हूं, बस अब भेज दो उनको। मोहित जी, मोहित नाम है उनका। चलो चलो, भारत अफ्रीका संबंध, कारण क्या है। एक तो हमने जो तीसरा भारत अफ्रीका संबंधों के समिट किया था, काफी सक्सेसफुल रहा, राइट। और हमने देखा कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों अफ्रीका देशों की यात्रा पर गए। हाल ही में हमने उनके कई देशों के साथ, मोजाम्बिक और ये सब, इथियोपिया, इन सब के साथ हमने बड़े बड़े समझौते किए। लेकिन वहीं पर दूसरी एक घटनाक्रम और हुई है। भारत में अफ्रीकी जो नस्ल के लोग हैं, उनके खिलाफ जो नस्लीय भेदभाव की घटनाएं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की घटना रही हो, चाहे दिल्ली की घटना रही हो, वो तेजी से बढ़ी है। तो ये सब कुछ चर्चा में चल रहा था। तो मैं भारत अफ्रीका संबंध, तीसरा एक चीज और हुई है, चाइना ने अफ्रीका में जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, कई गुना तेजी से बढ़ाया है, ठीक है। और हम जो है वो इन्वेस्टमेंट के मामले में पिछड़ रहे हैं। सीधे सीधे अफ्रीका महाद्वीप का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ दिखता जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि चाइना उसको लगभग अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता चला जा रहा है। बेस्ट एग्जांपल अभी हाल ही में हम्बनटोटा, श्रीलंका, वो पूरी तरीके से चाइना के डेब्ट ट्रैप में, ऋण के जाल में फंस चुका है। तो ये हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंद महासागर की सुरक्षा की बात करें, चाहे वो पायरेट सोमालिया के जो दस्यु हैं उनके विषय में बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा सिस्टम हो जाता है, राइट। तो इसके विषय में आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक, तीनों। सांस्कृतिक इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है जब वो नटाल गए तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन रहा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, और खींचता हूं मैं उसको, क्यों मैंने सांस्कृतिक शब्द को डाला, तो उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही, वो है भारत और अफ्रीका की साझी सांस्कृतिक विरासत, और महात्मा गांधी का दोनों देशों में नस्लवाद के खिलाफ युद्ध, आजादी की लड़ाई में योगदान। ये बड़ा स्टेटमेंट, वो उसी रेलगाड़ी से ट्रेवल करते हुए गए, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा के साथ उन्होंने काफी समय वहां बिताया। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, आप इसके फ्लैशबैक में जाओ, और गांधी, सांस्कृतिक, अफ्रीका के साथ हमारा योगदान जो भी है हम उसको पकड़ते जाते हैं, ठीक है। जो भी, सिर्फ गांधी नहीं, अन्य भी अगर कुछ है तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला, जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। क्या हमारी जीवन शैली इस पर बुरा प्रभाव डाल रही है, लगातार रिपोर्ट्स आई हैं, कैसे।
तो जीवन शैली का मतलब हुआ कि हम किन किन चीजों के माध्यम से इसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं। अगला जुवेनाइल जस्टिस बिल यानी किशोर न्याय बिल क्या है, कितने लोग अवेयर हो इसको लेकर, किसकी रिकमेंडेशन से आया था ये? सबसे पहले तो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी आई थी, फिर उस कमेटी के रिव्यू के लिए कमेटी बनी थी, ठीक है। मुझे लगा ये शायद आप लोग को बढ़िया पता होगा। जुवेनाइल जस्टिस बिल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, किशोरों की आयु को जो है वो घटाने की बात की गई थी। निर्भया कांड के बाद देश में एक बहुत बड़ा जो है वो बवाल उठा, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने जो है वो इसकी उम्र को घटाने से मना कर दिया। उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर एक कमेटी और बनाई गई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार सरकार ने जो है वो एक माना जा रहा है कि जनता के दबाव में जो है इसकी उम्र को घटा दिया। इसकी मैकेनिज्म क्या है, आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है। आखिर वो जो जस्टिस, इसको क्या मतलब फांसी दे दी जाएगी उसमें, या उसके लिए जो है न्याय का प्रावधान होगा, उसके लिए क्या स्पेशल कोर्ट बनेंगे, ठीक है। तो जो इसकी बेसिक जुडिशियल प्रोसेस है वो आपको पता होनी चाहिए, यानी प्रक्रिया। प्रभाव नहीं देखेंगे कि हम इससे जो है देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, नहीं, ठीक है। इसके क्या है ना, आपको इसके सामाजिक प्रभाव के विषय में जानना है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो है मैकेनिज्म मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आखिर उनके लिए क्या कोई अलग कोर्ट बनेगा या सेम क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई होगी? यदि उन्हें सजा हो भी जाती है तो उस सजा का प्रावधान क्या होगा, कितने वर्ष के लिए होगा, क्या इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है? दे सकते हो ऑप्शन में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। आप ठोक के चले आए, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, हो गया मामला खराब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है अध्यादेश क्या होता है, सबसे ज्यादा इस साल चर्चा में महत्वपूर्ण। ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक पॉलिटी आपको पता भी होगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, किसके कैसे इसको लाया जाता है, इसका जो है वैलिडिटी कब तक के लिए होती है, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया। इसके साथ एक लैंड एक्ट ऑर्डिनेट यानी कि जो ऑर्डिनेंस आया था, भूमि अधिनियम अध्यादेश, ये क्या है और इसके प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अगला टारगेट उसी पे मारने वाली है। गवर्नमेंट के लिए जिस समय वो राज्यसभा में बहुमत में आई, यही सबसे प्राइम बिल है उसका अब, ठीक है। तो भारत में विनिर्माण की स्थिति क्या है इस समय, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है, भारत के कोर उद्योग कौन कौन से हैं, लिखा चुका हूं मैं तुम लोगों को, और उनका जो है परसेंटेज भी बता चुका हूं, याद होगा। नहीं याद है तो कल बिना याद किए आना मत, छुट्टी मान लो, वो ज्यादा अच्छा है। अब ये मत कहना कब लिखा है, इंडिया ईयर बुक इंडस्ट्री वाला चैप्टर, आरोही क्रम मैंने बताए थे, आरोही क्रम तक बता दिया था कि किसका जो है इसका आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। ढंग से इसको जरा जाके नहीं है तो इस कंपाइल करा दिए नोट्स, फोटो कॉपी करा लो, वो ठीक है। आएगी बात तो मैं इसको हल्का सा रिव्यू कर दूंगा, लेकिन अब टाइम हमारे पास बहुत इतना नहीं बच गया है। कोर उद्योग कौन कौन से हैं इस समय, विश्व व्यापार में हमारी स्थिति क्या है, इसलिए भी कह रहा हूं आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है, इंडिया यूरोप में भी इसको मेंशन किया गया, मैंने आप लोगों को लिखाया भी है। पता नहीं, बाकायदा मैंने उसमें लाइन लिखाई, नोट्स खोल दूंगा अभी यहीं पर। हाँ भाई, कितना परसेंटेज लिखाया था समीर, इस समय विश्व व्यापार में हमारी क्या स्थिति है आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार? 1.9 हुआ ना सर। अरे कहाँ 2, हमें पता नहीं कितने साल बाद हम पहुंचेंगे, 2020 के बाद पहुंचेंगे। 1.9 हुआ था यहीं पर हाँ 1.7, ठीक है। अब ये छुपाओ या दिखाओ, तुम्हारी अपनी, मेरा काम सही चल रहा है। अब आप जानिए आपको इसमें रेड मार्क करना है कि नहीं करना है। भारत के पिछड़ने का कारण, मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ने का कारण, क्योंकि आपने देखा लगातार हमारी ग्रोथ क्या हुई, 0 पहुंच गई थी, ठीक है। सरकार कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चला रही है, जितने भी कार्यक्रम, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे जिस तरह भी के प्रोग्राम हो, वेंचर कैपिटल को लेकर हो, स्टार्टअप स्टैंड अप, ये सब आपके साथ इसमें होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी 2-2.5 साल की प्रॉब्लम है, ये कोई आज का नहीं है। और अगर आप खाली इसके कार्यक्रम, इसके कारण, इसकी स्थिति भी करके चले गए तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से फंसा ले जाओगे। क्योंकि जब मैं विनिर्माण की बात कर रहा हूं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद से सरकार का ये ध्येय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही। कारण क्या है, अभी हाल ही में आपने देखा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 25 दिन हो रहे होंगे, रोजगार की स्थिति पर रिपोर्ट आ गई है, और भारत की रोजगार स्थिति को जॉबलेस ग्रोथ की बजाय जॉब लॉस ग्रोथ कहा जा रहा है। मतलब जो था वो भी चला गया, नए की तो बात छोड़ दो,
और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेक्टर है, मैंने आपको बताया था कि विनिर्माण क्षेत्र का एक रोजगार अन्य क्षेत्रों में 2.4 रोजगार पैदा करता है, 2.4% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए जो होता है इसमें डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से जनरेट होता है। और भारत सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, उसको क्या करना पड़ेगा, अगर अपने यहां रोजगार पैदा करना है तो उसको विनिर्माण आधारित उद्योग में परिवर्तित करना पड़ेगा। रातों रात तो हो नहीं जाएगा, इसमें बहुत बड़ा ये विनिर्माण इतना बड़ा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिवीजन करके जाना। विनिर्माण के लिए आपको भूमि सुधार करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी टाटा और सिंगूर का केस अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जजमेंट आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछेगा सिंगूर केस के विषय में टिप्पणी करें, ये भूल जाओ दिमाग से, अगर इस तरह का कोई ख्याल है तो निकाल दो, वरना जजमेंट की मुख्य बिंदु पूछेगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रॉब्लम क्या है, भूमि अधिग्रहण और भूमि राज्यों का विषय है, राइट। तो भूमि अधिग्रहण पहला। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, ये मत बोलना कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में सर हमने कभी सुना नहीं, या सरकार की हमें जो है इसमें जो इस समय इनिशिएटिव चल रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि 1 तारीख को जो श्रम दिवस था, अभी ज्यादा दिन नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत से कार्यक्रम और जो है वो पर्दे वर्दे खींचे, फीता वीता कटा, ठीक है। और आपने देखा अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में, और 18 तारीख को पेपर है, काफी समय है हमारे पास मूवमेंट करने का, ठीक है। तो लेबर लॉज क्या क्या, आगे मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, लेबर लॉज क्या है हमारे यहाँ, तो चाहे वो श्रमेव जयते रहा हो, चाहे लेबर अप्रेंटिसशिप बिल रहा हो। इस साल जो है हमारे शीतकालीन सत्र में बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, इसके विषय में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं पिछड़ने के क्या क्या कारण और सरकार कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चला रही है। अब विनिर्माण को आगे लेकर जाना है तो भूमि देना है, स्किल देना है, ऊर्जा देनी है आपको। तो ऊर्जा के विषय में पीआईबी में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार विस्तार से बता चुका हूं, सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है। तीनों स्तर का होलिस्टिक प्रोग्राम, यानी P2P, पॉइंट टू पॉइंट, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और इस बार वो क्वेश्चन आया था, क्योंकि बिना ऊर्जा की उपलब्धता के आप कभी भी लोगों को आगे लेकर, अर्थव्यवस्था को आगे लेकर नहीं जा सकते। ऊर्जा चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, चाहे वो प्राकृतिक, यानी कि अगर हम बात करें जैविक ऊर्जा के रूप में हो, यानी कि कार्बन ऊर्जा के रूप में हो, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों आपको मेंटेन करके रखना है हर हालत में। आपको अपना पेट्रोलियम डीजल भी मेंटेन करके रखना है, और आपको किसी भी हालत में अपनी जो विद्युत ऊर्जा भी मेंटेन करके रखना है। विद्युत ऊर्जा के 2 धड़े हो गए, एक आप कन्वेंशनल सोर्स पर जाते हो और एक दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर जाते हो। जब आप कन्वेंशनल पे जाते हो तो आपका 67% जो है उत्पादन वो कोयले के आधारित हो रहा है, और कोयले से आधारित की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ आपका हाथ बंधा हुआ है कि आपको हर हालत में पेरिस एग्रीमेंट जो आप सिग्नेटरी बन चुके हो उसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और आपको लगभग 175 गीगावाट बिजली कैसे पैदा करनी है, स्वच्छ ऊर्जा के रूप में, राइट। तो दोनों तरह के आपके जो है वो मेंटेन करके रखना है। अगला, इसी में एक और डेरिवेटिव लिख लो, भारत की विनिर्माण नीति और औद्योगिक नीति, भारत की नई विनिर्माण नीति और औद्योगिक नीति। सेकंड डेरिवेटिव, भारत की नई विनिर्माण नीति, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। जी, सामरिक, स्ट्रैटेजिक, ठीक है। अगला है बादलों का फटना, क्राउड बर्स्ट क्या है, फिर ज्योग्राफी में हम आ जाते हैं, ठीक है। आज मैं इसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिराइव नहीं कर पाया। तो बादलों का फटना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट। हमने उत्तराखंड से केस से उठाकर देखा, तो ये किस तरह का जो है वो जलवायु घटना है, किस स्थिति में वो बादल फटते हैं। तो पहला हमारा ये है। दूसरा, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, भूस्खलन क्या होते हैं, ठीक है। तमाम घटनाएं हुई, मेंस में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। जब आप भूस्खलन पढ़िए यानी कि लैंडस्लाइड पढ़िए तो आपको मृदा सर्पण के विषय में भी पता होना चाहिए, यानी कि सॉइल क्रीपिंग। तो भूस्खलन और मृदा सर्पण के बीच अंतर क्या होता है और किस परिस्थिति में होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर इन दिस पर्टिकुलर क्लास, कितने लोग मुझे 4 पॉइंट दे सकते हो, 3 पॉइंट दे सकते हो। मृदा स्खलन, भूस्खलन पढ़ा होगा, अभी मेंस में इसी बार क्वेश्चन आया, ज्यादा दिन हुआ नहीं, अभी पुरानी यादें भी नहीं है। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो है सॉइल क्रीपिंग। दोनों के बीच में फर्क क्या है, किन परिस्थितियों में दोनों होते हैं। गुड,
हिमालय क्यों भूस्खलन से प्रभावित है? ठीक है, मीन्स का क्वेश्चन था ना, हिमालय में इतने अधिक भूस्खलन क्यों आते हैं, कारण सहित उत्तर दें। तो नवीन से क्या तात्पर्य है? कौन कर रहा है? हंसो मत, जवाब दो। सीधी सी बात है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ खिसक रही है। तो एनसीईआरटी में लिखा ना, नवनिर्माण हो रहा है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ अभी भी खिसक रही है और प्लेटों के खिसकने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें जो भूगर्भिक हलचलें लगातार बनी हुई, टेक्टोनिक मूवमेंट्स अभी भी हो रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं कि अगर वो युवा है, नवीन है, तो नवीन है, युवा है, मतलब अभी भी उसकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फीचर्स क्या क्या है उसमें, बोल जाओ। हिमालय के फीचर्स क्या क्या है वहां अगर आप जाते हो, भूआकृतिक फीचर्स? ITSZ, MCT, MBF, इनके थ्रू जो मतलब फीचर्स इन्हीं से क्रिएट हुए। कभी तो इजी रह लिया करो। तो क्या होता है जरा फीचर्स आप पूछ रहे हो? 2013 पीटी का क्वेश्चन आज खोलकर देखना कि जब आप हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन कौन सी भूआकृतियां दिखाई पड़ती? गहरे गॉर्ज, यू टर्न। ITSZ, MCT, MBF सभी इसी के रिलेटेड। अब मेन थ्रस्ट फॉल्ट पे तुम जा रहे हो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट पे जा रहे हो, ये ऑप्शन में ही नहीं था यार। सीधे डेरिवेटिव बोलो, कौन कौन से फीचर आप उस पे देख रहे हो, हिमालय के क्या क्या जो हमें फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इस बार बहुत चर्चा में रही कई कारणों से। एक नेट न्यूट्रलिटी का जो रीजन था, ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी डायरेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रेगुलेट करने वाली। दूसरा आपने देखा कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा आपने देखा रिलायंस जियो का मुद्दा बहुत हावी रहा, ठीक है। और रिलायंस जियो ने जो है वो एक तरह से भारत में एक कह सकते हो कि मोबाइल बेस्ड टेलीफोनी का जो है वो आगाज हुआ, और उसने भी जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसके ऊपर आरोप लगे। उसके जो कंपटीटर कंपनी थी उसने जो है वो इसके ऊपर एक आरोप लगाया कि उसने जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस की है उसको मार्केट से आउट करने के लिए। अगला जो केस हुआ था वो कॉल ड्रॉप का केस था, आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो है उसने सख्त एक्शन लिया था कॉल ड्रॉप के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो है टेलीकॉम ट्राई का जो है वो क्या है, भारत की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इस संस्था की संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके अधिकार क्षेत्र क्या है और निर्णय की प्रकृति कैसी है, राइट। इसके निर्णय की यानी कि अन्य नियामक संस्थाएं और कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। मैं जो इस साल महत्वपूर्ण नहीं, मैं सारी आपको लिस्ट दे दूंगा, आप पढ़िए या मेरे से पूछिए, आपका काम है। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जानते हैं इस विषय पे बता भी चुका हूं, इस बार इसको करके जाइएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की क्रियाविधि, ये नहीं पूछना है कि किसने हारना है किसने जीतना है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसकी अमेरिकी संसद की संरचना किस प्रकार की है, आपकी संसद की संरचना और उसकी कांग्रेस जो है, और कार्यपालिका यानी कि उसका एग्जीक्यूटिव, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, आपके यहाँ की कैबिनेट से वो किस प्रकार से अलग है, ये चर्चा आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका का चुनाव इस बार जो है बहुत हाइप पर रहा है, हाइप पर रहा। जब ओबामा का सेकंड कार्यकाल हुआ था तब क्वेश्चन आया था मेंस में, इसलिए इसको बहुत ढंग से हमें तैयार करके जाना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, क्योंकि आने वाला है, तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के इसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन वोटिंग करता है, ठीक है। वोटिंग और भाग लेने का अनुपात क्या होता है, राज्यों का इसमें अनुपात क्या होता है, कौन भाग नहीं ले सकता, ये क्या होना चाहिए, ये आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो नॉमिनेटेड मेंबर किसके किसके भाग नहीं ले सकते, कौन कौन भाग लेते हैं और उनके मतों का क्या प्रतिशत है। जैसे यूपी इलेक्शन हुआ तो यूपी इलेक्शन के बाद बोला जाने का बीजेपी अब अपना जो है वो राष्ट्रपति कैंडिडेट रख सकती है। दूसरा आपने कल देखा होगा सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की मीटिंग की, बोले हम अपना जो है वो कैंडिडेट राष्ट्रपति के रूप में सेट करेंगे। तो इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कई बार क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, जब जब कुछ ऐसा हुआ है क्वेश्चन आया 76 से लेकर अभी तक जो मैंने देखा है। तो प्लीज बी केयरफुल, सभी लोग यहाँ पर अवेयर हैं इसके चुनाव को लेकर, कौन कौन उसमें वोटिंग करता है, वोटिंग का परसेंटेज क्या है, किस प्रकार के मत द्वारा वोटिंग होती है। अभी रुक जाओ दीपिका, बताओ बेटा उस चुनाव प्रक्रिया को कहते क्या हैं। इधर मिश्रा जी, कल तुम बहुत लोकतंत्र पढ़ रहे थे, ये बताओ राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उस प्रकार वोटिंग को क्या बोलते हैं।
एकल अनुपाती प्रणाली एकल अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपात की कल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं सर, वो नहीं है सर। बड़ी बड़ी बातों में कितनी छोटी छोटी बातें निकल रही सिस्टम है। नहीं है ये करंट का पार्ट नहीं है, ये करंट का पार्ट नहीं था। मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको ये बताना। क्या मैं आपसे बोला था पॉलिटी हिस्ट्री आप अपना जानो भाई, लेकिन हंस रहे हो ना। और पॉलिटी का क्वेश्चन पूरा का पूरा करंट से, अभी तो मैं दिखाऊंगा हिस्ट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन फंसेगा। और बताओ इस बार हिस्ट्री में कौन कौन सा, मेडाइवल में कौन सा फंसेगा। तुमने मॉडर्न पढ़ रखा हो, मेडाइवल फंसाऊंगा, लेकिन तरीके अलग होंगे। इसलिए अपना टाइम यहां दो। अगर नहीं आता है तो आप जानो आपको रेड मार्क इसमें करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कौन वोटिंग नहीं कर सकता इसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। बाकायदा उस दिन न्यूज़पेपर में भी छपा था बहुत अच्छी तरीके से, करंट में सभी न्यूज़पेपर में आया था कि किस राज्य का जो है वो क्या उसका परसेंटेज, विधानसभा के हिसाब से उसका परसेंटेज क्या होता है। कोटा सिस्टम होता है ना सर। आप इसको कहोगे पता नहीं कहां से क्वेश्चन आता है, आप इसके लिए बुक ढूंढोगे, बुक की जरूरत नहीं है। कम से कम पॉलिटी में इतना जानता हूं, पिछले 2-3 सालों की पॉलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट से ड्राइव होता है। अब ये आपकी बात है कि आप डायनेमिक पे हो या स्टैटिक पे हो। बेहतर है स्टैटो डायनेमिक कर लो, ठीक है। जो करंट चल रहा है उसका बैकग्राउंड जाओ, नहीं आ रहा है तो कम से कम मेरे साथ ये 50 घंटे अपने इसको कंफर्म कर लो, हम लोग मिल जाएंगे। अगर हमारे पास ये है तो इसका जवाब तो हम 24 घंटे यहीं बैठ लेंगे तो निकाल देंगे। 4-4 लोग बैठेंगे, 4-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो हमें आंसर मिल जाएगा, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और मैंने पहले ही बात, हमें C2D करना है, कॉपरेट टू डोमिनेट। लेकिन हमें ये तो पता चले हमें ढूंढना क्या है, हमें ये तो पता चले हमें ढूंढना क्या है, तो ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसको गूगल बाबा के सामने बोलते रहो, बताता रहेगा। किताबों की कोई कमी नहीं है, उठाओ और काम शुरू करो, लेकिन पता तो चले कि कहां फंस रहे हैं। चलो, उसकी अर्हताएं क्या होती हैं, ठीक है। वर्ष 2016-17 में किए गए प्रमुख आर्थिक एवं नीतिगत सुधार, तो दोनों सेशंस के, चाहे वो आपका विंटर सेशन रहा हो, बहुत ध्यान से सुनो, चाहे वो विंटर सेशन रहा हो आपका, और चाहे वो आपका भी बजट सत्र खत्म हुआ है, दोनों सत्रों के प्रमुख बिल, उसमें किए गए प्रमुख सुधार, इनका एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आई विल गिव, तो जितना क्लास में हो पाएगा उतना कराऊंगा, अदरवाइज आप उसको अपडेट करके रखिए कौन कौन से बिल गए, उसकी प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता बहुत महत्वपूर्ण रहा है, 2 कारणों से, एक हमने किया, एक हमने अमेरिका जोर से निकलने की कोशिश करा, दोनों। ब्रेक्जिट का भी निकलना माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन मसौदे पर जो है वो दक्षिण पंथ जो है एक प्रहार करता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय चर्चा चल रहा है कि ब्रेक्जिट का जो सबसे निगेटिव असर आने जा रहा है, वो सबसे बड़ा निगेटिव असर यही आएगा कि जलवायु परिवर्तन मसौदे पर जो एक पूरा वैश्विक मत बना था, एक झुकाव दिखाई पड़ा था, वो झुकाव डाउन होगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, उसमें शब्दावलियां, जो इसमें शब्दावली शब्द इस्तेमाल किए गए, जो इसमें वकैब इस्तेमाल की गई है, ठीक है, मैकेनिज्म को लेकर, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डिफरेंशियल बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ये क्या है, तो ये जो वर्ड इन्होंने बहुत ध्यान से इस्तेमाल किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होंगे, कार्बन फुटप्रिंट ये क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग, हाउ विल वी डील विद द कार्बन ट्रेडिंग, ये जो शब्द इनसे भी निकल गए। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में आपको बता दूं, चाहे मेरे साथ पढ़ो या जैसे भी करना हो, जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं, पीटी में आपको उसके विषय में डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रभाव बस पकड़ ये रखो कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर घर जाकर आज पढ़ लेना। यूपीएससी बस ये जानना चाहता है कि इनके विषय में आप जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि इसके बिना आपके लिए वो केवल और केवल थोथा ज्ञान है। तो वो जो ये 12-13 लाख लड़के बैठेंगे, उनमें से उन्हें छांटना होगा 12-14 हजार बच्चों को। इस बार तो और कम छटेंगे, 12,000 से भी नीचे जाएंगे क्योंकि सीटें कम है, ठीक है। तो उन्हें वो छांटना होगा, और छांटेंगे कैसे, बस वो ये देखने किसने रटा है, किसने समझा है। समझने वाला उनको भी पता है कि बिना शब्द के ज्ञान के आप किसी चीज को मतलब नहीं समझ सकते। आप पढ़ोगे तो बस आप उसको अपडेट कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी, राष्ट्रीय इंक्रिप्शन नीति क्या है, ठीक है, सुना था, निकल गया, बहुत महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ठीक है। इसके कारण कैसे कार्य करेगा ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो मेरा काम वही है, जो छूट रहा है उसको पकड़ा दो। प्रदूषण क्या है, ठीक है, प्रदूषण की डिफिनीशन कहते किसको प्रदूषण है, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, चाहे हम पॉल्यूशन जिसे हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, चाहे वायु हो, जल हो, वेस्ट हो, किसी को भी लेके छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर मैं कहूं
तो क्या होता है, पॉल्यूशन से टिके होते हैं। इस बार भी थे। हर साल प्रदूषण से 2 क्वेश्चन आने ही आने, कभी ई वेस्ट को लेकर, कभी सॉलिड वेस्ट को लेकर, कभी केमिकल वेस्ट को लेकर, कभी हजार्डियस वेस्ट को लेकर, कभी जो है वो आपके वायु प्रदूषण को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर, या मृदा प्रदूषण को लेकर, कहीं से भी जा सकता है। वाइड एरिया है, हम इसको या तो अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इसको मेंशन करके रख लो, ठीक है। इनके खासतौर पे वायु और जल प्रदूषण के घटक कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, क्योंकि आया था ना इस बार PQLI में, उसमें जो है जो आपके क्या नाम इंडेक्स में जो है वो कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो घटक आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कुछ जो है इस बार वायु प्रदूषण को लेकर बात हो गई, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां तक कि एक इमरजेंसी भी कर दिया गया, विश्व में भी इमरजेंसी, WHO की रिपोर्ट आ चुकी है भारत के वायु प्रदूषण को लेकर। भारत के 13 शहर उसके अंदर हमारे आते हैं, जिसमें दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित शहर है, ठीक है। मृत्यु होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सुनीता नारायणन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई, ठीक है। इमरजेंसी तक डिक्लेयर करने की छूट दे दी गई कि अगर ऐसा पार्टिकुलेट मैटर यहां तक बढ़ा तो हम ऐसा जो है हम इफेक्ट लेकर आएंगे। तो इतना बड़ा कुछ चर्चा चल रही है इस पे, आप पूरा एक पकड़ के रखो इस पे होलिस्टिक। और अगर आज का सुबह का पेपर देखा होगा तो इस बार जो स्वच्छता और गंदगी को लेकर आज रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, भारत के शहरों को लेकर, जिसमें इंदौर जो है सबसे साफ शहर और यूपी का गोंडा सबसे गंदा शहर। दिल्ली भी जो अपनी रैंकिंग जो है टॉप 100 में नहीं अपना मेंटेन कर पाई है, होना ही था, वो तो दिख भी रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ये प्रदूषण के साथ, जब साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, वो प्रदूषण को मेंटेन करेगी। इनको पकड़ के रखिए, राइट। हाल ही में किए गए उपाय, अब इस सारे उपायों की आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या उपाय किए गए, ठीक है। रिसेंट जो है वो डेवलपमेंट्स प्रदूषण को लेकर, अभी आपने देखा कि गंगा के प्रदूषण को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही। मैंने इसलिए भी जोड़ा, जल को मैंने खास तौर पे रखा क्योंकि वांगुनी नदी के बाद एक बहुत बड़ी डिबेट पैदा हो गई है, और गंगा और यमुना को जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है वो मानव का दर्जा दिया, और मानव का दर्जा तो दिया, शायद अभी हाल ही में एक सजा भी तो सुना दी है, एक केस आ गया है उसके चक्कर में मानवाधिकारों का उसका लेकर। तो इस बार इतना कुछ चर्चा में चल रहा है, और सरकार जो है गंगा सफाई को लेकर काफी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए तो उनसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बातचीत हुई। तो ये काफी कुछ चर्चा में चला है, तो हमें जो है इसको स्क्रूटनाइज करना है। मुझे लगता है कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाल ही में किए गए उपाय, प्रदूषण के संबंध में सरकारी नीति और कानून, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में हर क्षेत्र को लेकर, चाहे वायु प्रदूषण को लेकर क्या कानून बनाए गए। साथ ही साथ कानून के साथ साथ लिख लो हाल ही में किए गए उपाय। उपाय में एक छोटा सा ब्रैकेट मार दो, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तकनीकी और नवाचार। जैसे प्रोजेक्ट सफर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का इनोवेशन है जो 4 मंत्रालयों के वो माध्यम से किया गया, ठीक है। तो सफर, SAFAR, सफर। सरकारी नीतियां और कानून, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है इसके विषय में बहुत अच्छे से इसने रिपोर्ट में सारा कुछ दे रखा है। भारत में कौन कौन से कानून है प्रदूषण को लेकर, संविधान में उनकी स्थिति क्या है प्रदूषण को लेकर। कहां भाई, बताया था लास्ट टाइम। हाँ बता बेटा, बताओ यार बेटा। उस समय मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला भी, अगर इस तरह कंफ्यूज रहोगे, अभी यहां क्लास में ये हालत है, 50% एफिशिएंसी के साथ वहां बैठोगे। केवल और केवल एक प्रॉब्लम हो रही है, और वो है तुम्हारा रिवीजन ना होना। इसमें से आधे ज्यादा के विषय में बात कर चुका हूं, आधे ज्यादा के मैं पढ़ा चुका हूं, ज्यादा हमारे पास काम नहीं बचा है। ये होमवर्क इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा जो ये माइंड सेट है इसमें से कूड़ा पहले निकल जाए। अगले हमें जितने भी 30-35 दिन बचे, अगर इस मेथड में काम कर लिया और दिमाग अपना चलाते रहे, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पीटी नहीं रोकेगा कोई। अब तुम मुझे खुद बताना कि इसके बाहर कहीं क्वेश्चन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ऐसे ऐसे कम से कम 6 ड्राफ्ट है तुम्हारे पास, जाएगा कहां क्वेश्चन। अभी तो मैं इतिहास लिखा दे रहा हूं, कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस बार। प्राचीन भारत से डॉक्यूमेंट भी दे दिया प्राचीन भारत का, जाओ उसको पढ़ लो, निशान लगा के दे दिया। अब बताओ मैं क्या करूं। अब बस एक ही चीज बनी है, तुम्हारे बिहार पे मैं रट लूं, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मेरी जानकारी में आई है। याददाश्त बढ़ाने के भी तरीके बता दिए, वीडियो बना बना के डाल दिया। कल भी एक दोबारा शेयर किया था कि भैया ये खा लो, कम से कम कुछ अटेंशन रहेगी। कहोगे तो एक सेमिनार और बुला लूंगा मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के ऊपर। आई एम डूइंग माय वर्क, बट
व्हेन यू विल स्टार्ट। अगर यहां पर क्लास में रिप्लाई करने में दिक्कत आ रही, इसका मतलब मामला साफ है। सो प्लीज आज आप घर जाके सबसे पहले जितना मैंने पढ़ा दिया, ज्यादा मत विद्वान बनो, जितना पढ़ा रहा हूं खाली उतना रिवाइज कर लो, ठीक? नहीं तो होगा कुछ नहीं, क्वेश्चन सही होगा, एक आध ऑप्शन फंसेगा। और क्वेश्चन कहां फंसता है यार यूपीएससी में? क्वेश्चन किसी का फंसता है, क्वेश्चन किसी का नहीं फंसता। 70-75 तो मामूली बात है, 2 घंटे में क्या 1 घंटे में निपटता है। दिक्कत ये होता है कि पहला ऑप्शन समझ में आता, दूसरा आता, तीसरा है या नहीं है यही खा जाता। फिर वहां जो 1-2, 2-3, 1-2-3 या नन ऑफ द, उसी में हम मस्त गोला भर के आते हैं और फिर उसके 2 दिन बाद हमारी कहानी कुछ और हो जाती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगला है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया मैंने क्यों लिया, ठीक है? तो पश्चिम एशिया इस बार बहुत 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 ज्यादा चर्चा में रहा, ठीक है? हमें ना ISIS के विषय में, ना उसकी फंडिंग के विषय में, ये मेंस का टॉपिक है, ये आएंगे, ठीक है? तो पश्चिम एशिया के साथ हमने काफी कुछ किया। हमने देखा कि CPEC को काउंटर करने के लिए हमने जो है वो ईरान के साथ समझौता किया अपने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। साथ ही साथ पश्चिम एशिया इस समय टर्मोइल से गुजर रहा है, और पश्चिम एशिया का जो टर्मोइल है, सिर्फ एक टर्मोइल नहीं है, सिर्फ ISIS नहीं है, सिर्फ सीरिया नहीं है, सीरिया ने तो बहुत मानवीय त्रासदियां हुई हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब, अभी आपने पता होगा जल्दी उसके जो है वो सुल्तान यहां पर आए, ठीक है? और आपने देखा कि उसने जो एक पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो कामगार हैं, बहुत बड़ा रेमिटेंस हमारा सऊदी अरब से आता है, पश्चिम देशों से आता है, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो कामगारों की नौकरी छिन गई। तो इसलिए पश्चिम एशिया कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ईरान, जब हमारे बातचीत चली, ठीक है, तो हमने देखा कि ईरान का एक ऐतिहासिक शहर जो कभी फारस के रूप में जाना जाता था, और उसका जो है वो उसका एक एंशिएंट जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, और उसकी सीमाएं भारत के साथ लगा करती थी। तो प्राचीन इतिहास में जब जाओगे तो भी आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे। तो पहला है पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहला तो यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है? विच कंट्रीज कॉल्ड कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न एशिया। उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बाउंड्रीज कहां कहां लग रही हैं, क्या क्या खास बात है, चाहे उसकी वो लैंड बाउंड्रीज हो, चाहे उसकी सागरी, आपको पता ही होगा, क्योंकि इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण है हरमुज जल संधि। और चीन का जो ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, कल ये जो एडिटोरियल आया है, ठीक है, ये जो एडिटोरियल आया है ये पूरा का पूरा उसी के विषय में, हाउ चाइना फेसिंग द मलक्का डायलेमा। मलक्का डायलेमा जो है फेस कर रहा है, और ये अभी तक की किसी भी देश के द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जिसके बहुत ही गलत निहितार्थ है। भारत वेट कर रहा है, भारत वो ये कह रहा है कि ये बताओ जो CPEC है तुम्हारा, वो तुम्हारा वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी का हिस्सा है कि नहीं है? अगर है तो हम तुम्हारे में क्यों शामिल हो, क्योंकि तुमने हमारे क्षेत्र से गुजार रखा है। POK क्या है? POK हम अपना क्षेत्र डिक्लेयर करते हैं ना, तो आप यहां से कैसे लेकर जा रहे हो? तो इसमें जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसका पूरा सिंपल है कि वो हरमुज पे जो है अपना काबू करना चाहता है। वो इंडिया को यहां से जो उसका मलक्का संशय है, यहां से उसका 70% तेल होकर गुजरता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, क्योंकि साउथ चाइना में जो है जो उसके 60% व्यापार की हिस्सेदारी है, अमेरिका किसी भी तरह जो है वो पिवोट पॉलिसी से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। अब इस मलक्का संशय को तोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? एक बाईपास रूट चाहिए CPEC में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। इस हिसाब से जो पश्चिम एशिया है, आने वाले कम से कम 20 सालों तक ये हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राइम सेक्टर बने रहेंगे, क्योंकि अगले 20 सालों तक इतनी जल्दी हमें जो वो कार्बन आधारित ऊर्जा जो है, जैविक ऊर्जा, उसका कोई विकल्प हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है? बहुत प्रयासों के बाद ही हम कुछ इससे निकल पाएंगे। तो और चाइना फिर से उस मूड में आ चुका है, चाइना फिर से अपनी जो है उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो उसने अभी सफाई की, और शी जिनपिंग के सबसे टॉप लीडर बनने के बाद से चाइना फिर से क्या हो रहा है, ग्रोथ मॉडल में आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा नमूना भी आपने देखा, और वो है अमेरिका के साथ उसकी पॉलिसी का कंप्लीटली ओवरऑल हो जाना, जो आज से कुछ महीने पहले टेंशन की हद तक पहुंच गई थी। और उसने इतना बढ़िया तरीका अपनाया, इतना बढ़िया तरीका अपनाया कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लोग जो हैं वो परेशान हो गए। अपनाया गया, उसने दक्षिण उत्तरी कोरिया को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर दिया। दे एक्सीलेटेड टेंशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका। जैसे ट्रंप आए, पहले क्या हुआ, करेंसी वॉर और सबमरीन्स को अंदर भेजना और ये सब शुरू हुआ था पिवोट पॉलिसी में। चाइना ने ऐसा दांव खेला है कि चित भी और पट भी दोनों उसके हो गए। उसने नॉर्थ कोरिया को एज अ मोहरा इस्तेमाल किया और चेक एंड मेट एक साथ, शवरमा खत्म। अब अमेरिका को अगर नॉर्थ कोरिया को मेंटेन करना है तो शी जिनपिंग को बुला कर ना, ही इज वर्किंग हार्ड। बार बार ट्रंप कह रहे हैं ही इज वर्किंग रियली हार्ड, शी जिनपिंग।
व्हाट द हेल, किसने दिया उसको परमाणु बम? कौन दे रहा उसको इकोनॉमिक सपोर्ट? और इतना सही उसको बचा कर रखा था नॉर्थ कोरिया को, इतना सही इस्तेमाल किया कि सारी पॉलिसी किसके फेवर में आ गई? मतलब इतनी बेहतरीन डिप्लोमेसी नहीं है मैंने कहीं देखी। सब कुछ एक ही धड़े में, सब कुछ साफ, सुर बदल गए रातों रात। ठीक है, जो कल तक दुश्मनी के लिए तैयार बैठे थे वो अब दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है वेस्टर्न एशिया बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। चलो, वहां की जनांकिकी क्या है, नृजातीय स्थिति क्या है, कारण क्या है? वहां सिया सुन्नी क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन सिर्फ सिया सुन्नी पे फोकस नहीं रखना है। आपने कुर्दों का नाम बहुत सुना होगा वहां पर। तो वहां पर बेसिकली करना क्या है, आपको जो उसके जो एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो है वो मैचिंग करने को आ जाता है भूगोल के प्रश्न में। क्या होता है, ये विश्व भूगोल में ये मैचिंग करने को आ जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों से एक बार पहले भी भूगोल में पूछा जा चुका, बिंदीबू, ठीक है, बुशमैन, ठीक है, मसाई, ये सब क्या हुआ था, इनकी मैचिंग करने को आई थी। तो पश्चिम एशिया में उसी आधार पर जो है वो बनाया जा सकता है कि उनके जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो वहां का नृजातीय समूह, एंथ्रोपोलॉजिकल सेगमेंट्स हैं, वो कौन कौन है, आपको वहां की जनजातियों के विषय में जानना होगा। ठीक, याद है सारे? ठीक है, बोलो, बताते जाओ। मसाई कहाँ, उधर नहीं है। पहले तो पिग्मी बताता हूँ। पिग्मी अफ्रीका में, अफ्रीका भी बात नहीं, मैं पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूँ। पश्चिम एशिया में कौन कौन से, कुर्द हो गया पश्चिम एशिया में, है ना, और कुर्द हो गया, इसके साथ वो बिद्दीबू भी वहीं पे है ना, अरब में। और भी ऐसा नाम याद नहीं आ रहे, ऐसे सर, ऐसे तो नहीं याद आते हैं, इतना हौज-पौज हो गया। ठीक है, चलो खैर, याद आने चाहिए, नहीं याद आया तो फिर सर ऑप्शन 2 आप बता देंगे सर, प्रॉब्लम ये हो रही है। चलो वो भी करके देख लेंगे, समझा तो आपसे सबसे सही। फिर भारत की पश्चिम एशिया नीति क्या है? ठीक है, आपने देखा कि काफी चर्चा चल रही है लुक ईस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी। पश्चिम एशिया नीति क्या है? हमारा प्रमुख व्यापारिक साझेदार, ठीक है, जैसे अभी ईरान के साथ हमने किया समझौता, इसके महत्व क्या क्या है पश्चिम एशिया को लेकर? अभी आपने देखा उनके शेख का हमारे देश में आना हुआ और हमने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? किस आधार पर मैंने पूछा? पहला दिल्मा रोसेफ, ब्राजील की प्रधान। दूसरा आपने देखा अभी जो है वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। और तीसरा अभी आपने परसों की खबर सुनी होगी, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश का इम्पीचमेंट। ठीक है, तो उन तीनों चीजों को लेकर मैंने डेरिवेट किया कि भारत में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि बहुत संभावना है कि जस्टिस कर्णन भी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको इनके विषय में नियुक्ति और इनकी इम्पीचमेंट की प्रक्रियाएं पता होनी चाहिए। शर्तें क्या हैं इम्पीचमेंट की? प्रक्रिया शुरू कहां से की जा सकती है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको या तो आएंगे या तो बताया जाएगा। और भारत में राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है, अर्हताएं क्या है, इम्यूनिटीज क्या है, उनकी प्रतिरोधक शक्तियां क्या क्या उनको। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हुआ था कि बीजेपी में आडवाणी साहब को जो है वो राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, अयोध्या वाले केस में जो है क्रिमिनल केस का शुरुआत हो गया। अगर वो राष्ट्रपति बन जाते तो इनको क्या हो जाता, अगले 5 सालों के लिए इनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती। ठीक है, और अगर इसमें और भी अगर अच्छा करना है तो राज्यपालों के विषय में भी लिख लो। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, अर्हताएं और उनकी इम्यूनिटीज, शक्तियां। मुझे लग रहा है कि ये आपको आता होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है इसको कंप्लीट करने का। तो ये विश्व में चला इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। अगला संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशंस क्या होते हैं, काफी चर्चा में रहा। अभी प्रधान राष्ट्रपति ने उसको लेकर काफी जो है अपना भाषण दिया। तो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया क्या है, कब बुलाया जा सकता है, ठीक है, कौन बुला सकता है, कौन एड्रेस कर सकता है, ठीक है, कौन एड्रेस करेगा संयुक्त अधिवेशन। तो इसमें बेसिकली तुमने देखा संयुक्त अधिवेशन को लेकर क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी। तो 19-20 करके उसके ऑप्शंस खाली चेंज करेंगे, कोई भी बुला सकता है, या राष्ट्रपति ही केवल बुला सकता है, या प्रधानमंत्री के कहने पे बुला सकता है, या कौन कौन सी जो है स्पेशल प्रोविजंस होंगे इसमें उसको बुलाने को लेकर, विषय क्या होंगे उसके बुलाने को लेकर। ठीक है, और इसमें संयुक्त अधिवेशन में के जो है विषय क्या क्या होंगे, कौन से विषय को जो है वो
किस स्थिति में बुलाया जा सकता है, ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। अध्यक्षता कौन करता है, उपयोगिता क्या है इसकी। अगला जो इस बार बहुत चर्चा में रहा, फ्रीडम से लेकर 4 तरह के फ्रीडम को लेकर बात आई। एक, वाक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहां है, कैसे है और राइट में कैसे आता है, अभी हम देख लेंगे कितना तुम लोगों को याद है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्विटी की बात हम करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा चर्चा चला इस बार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी हमारे इस साल काफी चर्चा में रहता था। काम का अधिकार, राइट टू वर्क, ठीक है, जो शराबबंदी हुई और ये क्या नाम है, जो नेशनल हाईवे ये हरियाणा में आपने देखा कि वहां पर जो है उनको हटाने की बात हुई थी कि 150 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान फलाना नहीं होगी, तो वहां पर आपने देखा कि पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर बोला कि जीवन का अधिकार काम के अधिकार से ऊपर आता। तो आपको फंडामेंटल इनकी आपको करना क्या है, इनकी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपको जो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है, और इनका ज्यूरिडिक्शन पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और मुद्दा आया था क्रिमिनल डिफेमेशन का, आपराधिक मानहानि, जो अरुण जेटली और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ उसमें निकला। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसी विवाद को लेकर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद हुआ तो सीधे इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था। पेपर 2 का पहला ही क्वेश्चन था आर्टिकल 61 दिल्ली के केस में। तो क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं, बस आपकी नजर से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यानी क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, वीकेंड ऑफ द रुपीज, इसके कारण और प्रभाव, ठीक है। क्या यह एक अवसर है, यदि हां तो कैसे जस्टिफाई करना है। क्या यह एक अपॉर्चुनिटी है रुपया का कमजोर होना, या हमारे जैसे देशों के लिए मुसीबत है, ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन तब जब हमें इसकी प्रक्रिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ में आ गई हो। अगला, इसके विषय में तो आप जान ही रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चित विषय है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियां क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एनपीएस, यह समस्या कैसे जन्म लेती है, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी एनपीए की इस समय। नया दिवालिया बिल, बैंकरप्सी बिल, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा और इसके विषय में मैं बता भी दूंगा। बैंकरप्सी बिल क्या है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, बैड लोन और एनपीए में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड लोन, क्योंकि अभी एक चर्चा हुई और बजट से पहले बजट में भी क्या हुआ, बैड लोन राइट ऑफ कर दिए गए। आरबीआई ने भी क्या किया, रघुराम राजन भी जब थे उन्होंने बैंकों को राइट ऑफ करने की अनुमति दे दी, मतलब आप बैड लोन जो आपके बुरे फंसे हुए कर्ज हैं उनको आप राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो बैड लोन और एनपीए में क्या अंतर होता है। 90 डेज को एनपीए होता है, देन यदि 90 डेज के बाद भी यदि उसका वो 180 डेज का वो होता है तो फिर बैड लोन भी क्रिएट हो जाता है। और कुछ, और इसके अलावा बैड लोन इक्विटी में बदले जा सकते हैं, बैड लोन इक्विटी में बाकी लोग प्रथम बार है इस शब्द से परिचय, राइट। चलो देखते हैं अगला, भारत की लुक ईस्ट नीति क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके साथ प्रमुख देश कौन कौन से जुड़े हुए हैं, वर्तमान व्यापार स्थिति क्या है, प्रेजेंट जो है वो हमारा ट्रेड सेक्टर्स कैसा है, एक्ट ईस्ट नीति क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डॉक्ट्राइन का क्या अंतर है, हम वो देखेंगे, चर्चा में काफी रहा। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार में आपने देखा काफी हलचल हुई, आंग सान सू की जो है वो चुनकर आई। म्यांमार में राजनीतिक विकास एवं वर्तमान दशा इस समय कैसी चल रही है, वहां पर कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, और मेकांग गंगा सहयोग, अक्सर आप लोगों ने इसको चर्चा में सुना होगा, ठीक है, मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन, इस विषय पे हम देखेंगे। अगला है राष्ट्रपति शासन के कारण, ये मैंने क्यों उठाया, उत्तराखंड और अरुणाचल के केस की वजह से बहुत बम्पर ये चर्चा में रहा इस बार का, और लग रहा है कि इस बार आना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के कारण, उसकी प्रक्रिया क्या है, राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका, उसके अधिकार क्या है, ठीक है। इस रेफरेंस में क्या यह प्रक्रिया, यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में आती है तो इस पर हम जस्टिफाई करेंगे। रिस्टोर किया ना अरुणाचल में, रिस्टोर किया कि नहीं किया, उत्तराखंड में भी रिस्टोर किया, और अरुणाचल के केस में तो यथास्थिति रिस्टोर कर दी, रिस्टोर कर दी, मतलब इस घटना से पहले की जो स्थिति एज इट इज आप मूवमेंट करा दो, राज्य विवाद के अंतर्गत आ जाता है, राइट। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक संस्थान, ठीक है। हाँ, समान नागरिक संहिता क्या है, इस बार बहुत चर्चा में रहा। व्हाट डू यू मीन ऑफ, जो है वो आप कहते हैं कॉमन जो आपका कोड है सिटीजनशिप कोड, समान नागरिक संहिता क्या है, ठीक है।
दूसरा, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या क्या है, यू हैव टू मेंटेन अबाउट दिस। ठीक है, पहली बात तो जब आपकी चाहे 3-4 मुद्दे बहुत चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मेंस में आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, दूसरा ट्रिपल तलाक, हलाला, विवाह कानूनों के ऊपर महिलाओं के अधिकारों की बात, ये एक मुद्दा नहीं है, 3 से 4 मुद्दा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, कल आप लोगों ने देखा होगा, कल की अगर न्यूज अपडेट की है तो जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ वकील हैं, हाँ सलमान खुर्शीद साहब को जो है वो एक न्याय मित्र के रूप में इस केस की जो सुनवाई, इस केस की जो है प्रोपोगेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए उनको एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट की उनकी स्थिति। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बात कर रहा है कि इस विषय पर ज्यूरिडिक्शन देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, क्योंकि संविधान खुद क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों को जो है उनके मदरसे, उनके सिस्टम, इन सबको चलाने की बात कर रहा है। इसी के साथ पैरेलली कुछ और हुआ, पता नहीं आपकी जानकारी में है या नहीं, सच्चर कमेटी के 10 साल हो गए रिपोर्ट गए हुए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है, उसने रिकमेंडेशन में क्या स्थिति बताई थी, मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय की जो सोशियो पॉलिटिक स्टेटस है, तो इस विषय पे किसको अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको लेकर सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। देखो बैकवर्ड क्वेश्चन बैकफायर मारेगा, ठीक है, आपका नजर कहीं और पड़ा होगा ट्रिपल तलाक पे, और ट्रिपल तलाक मुद्दा नहीं है, महिला है, महिला अधिकारों का मुद्दा। तो साथ साथ कौन सी संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं जो क्या काम कर रही हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य करें, और उनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है क्या, बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है कौन वो। तो बस इतना ही आपकी जानकारी के लिए बहुत है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम 24 घंटे के अंदर बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी योजनाएं चल रही, चाहे 15 पॉइंट प्रोग्राम हो गया, नई रोशनी आपको बताई थी, कश्मीर में उस्ताद बताई थी, ठीक है, नई मंजिल बताई थी आपको, ठीक है। और अभी आपने देखा कि हाल ही में जो है अब्दुल कलाम आजाद जो है वो मदरसों को लेकर, उसके साइंटिफिक प्रोग्रेशन को लेकर नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर। फंडिंग कहां से आ रही है अल्पसंख्यक, अच्छा बताओ। हाँ बेटा, ये तीनों में से किस प्रकार के प्रोग्राम में आती है? यादव, कोर ऑफ द कोर। फंडिंग का पैटर्न क्या होगा? 100% राइट, लॉजिक लगाओगे कभी भी गलत नहीं होगे, ठीक है, लॉजिक आप मारते रहो इसमें। ये हो गया हमारा पहला सेटअप। तो चलिए हम इसी पे अब बातचीत शुरू करते हैं। वेतन आयोग क्या होता है, सब कुछ, मतलब नहीं, अभी हम अल्पसंख्यक पे बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए हम देखेंगे इस पे क्या होगा। जब दलित अपराइजिंग पे जाएंगे तो हम उसमें कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा ये रहा। क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आई, ठीक है, क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आई, ठीक है। इसी तरह के बहुत से, अभी ये तो छोटे मोटे टॉपिक हैं, ये मतलब एक तरह से अभी मैं जनवरी भी नहीं पहुंचा हूं, ठीक है, राइट, अभी मैं जनवरी भी नहीं पहुंचा हूं, और अभी तक तुम्हारे 186 से ऊपर क्वेश्चन मैं तैयार कर चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैं 45 मिनट को एक ही दिन दे दूंगा, पता चला बेहोश होगा, दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन और मेंटेन कर लो, मैं दे दूंगा, लेकिन इसके साथ अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन और मेंटेन कर लो, ठीक है, लिख लो चाहो तो दूंगा, लेकिन अभी इसी के साथ चलेगा तो अच्छा होगा। अब जब ये क्वेश्चन हमारा आया है, क्योंकि ये क्या है, आपने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आकर इस विषय पर बातचीत करनी होगी, हम लेजिस्लेशन के माध्यम से इसको नहीं कर सकते, जो प्रबुद्ध समुदाय है वो आकर इस पे क्या करे, ट्रिपल तलाक पर और हलाला के विषय पे बातचीत करे। क्लियर हो स्टेटमेंट को लेकर, पढ़ा? अब इसी को लेकर हम पीछे जा सकते हैं। इतिहास का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, लिखो। आजादी के समय चलाए गए प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, आजादी के समय चलाए गए प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम, चलाए गए प्रमुख समाज सुधार आंदोलन की चर्चा करें। अपडेट हो गए मेरे ख्याल से तुम लोग, बस रिव्यू करा दे रहा हूं। उनके प्रावधान, देयर मैंडेट्स, प्रमुख आंदोलनकर्ता मतलब उनके नाम, द पर्सन्स, पर्सनालिटीज,
उनके प्रमुख प्रावधान। राइट, तो जैसे कुछ के नाम मुझे बता ही दो। हिस्ट्री तो तुम लोग की अच्छी है ही है माशाल्लाह, मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ ओम बोलो बेटा, दो चार नाम बता दो तो मुझे, कब कैसे आया क्या हुआ। देखो सुधार आंदोलन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया में। दो चार चीजें मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, वो चार चीजें से क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में आएगा ही आएगा, प्राचीन से भी आएगा। प्राचीन भारत की ग्राम व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, नहीं अगर पता है कहां से पढ़ना है मेरे से फोटोकॉपी ले लेना, ठीक है। उस समय खासतौर पे उसकी इकोनॉमिक स्टेटस और उस समय का जो ग्राम और समाज की व्यवस्था थी। मॉडर्न में जितने भी धार्मिक सुधार हुए, भक्ति आंदोलन हुआ, सूफी का भी क्वेश्चन, सूफी इसलिए क्योंकि अभी जो आपने देखा कि क्या नाम है, निजामुद्दीन के जो है वहां पे दो सूफी संत जो है पाकिस्तान के, और उनको अगवा कर लिया गया। तो सूफिज्म क्या है, सूफी के पैरेलल चलता है भक्ति। तो भक्ति क्या है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, भक्ति और उसके प्रणेता कौन कौन है। सूफीज में कितने ब्रांचेस है और उनके प्रमुख जो है वो चिश्ती और औलिया, भारत में कहां से आया, उनका दर्शन क्या है। और बार बार अभी आपने देखा और भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई, प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि जो सूफिज्म है जो क्या है, वो एक इस्लाम का एक ऐसा चेहरा है जो बहुत मानवतावादी है, अभी बात हुई। और दूसरा क्या हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो सूफी संत है उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो सूफी मत क्या है इसके विषय में जानकारी है, एनसीईआरटी पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 35 तक विस्तार से जानकारी दे रखी है। हमारा अतीत पार्ट 2 नहीं है तो फिर बात में बात करेंगे, हो जाएगा। और उसके पैरेलल चलता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में कौन कौन से थे, चाहे रासो हो चाहे मीरा हो, ठीक है, और इनके क्या क्या जो है भक्ति काल का जो भारतीय समाज पर प्रभाव, ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, क्या समाज सुधार के आंदोलन किया उस समय। तो अब ये आंदोलन के बारे में मेरे को थोड़ा बताओ तो, मैं भूल गया हूं। स्टार्ट करूं? हाँ शुरू करो, शाबाश। ब्रह्म समाज से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज गुड। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय है ना, जिसको नहीं पता कम से कम सुनता जाए भाई। हाँ, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। इसके बाद आते हैं प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बहुत सुंदर। इसके बाद आते हैं वेद समाज धरलू नायडू। इसके बाद आते हैं आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसके बाद आते हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। इसके बाद आते हैं ज्योतिबा फुले थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत बढ़िया। कर्नल वेलकॉट वगैरह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शारदा एक्ट, ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर तो ठीक है, अभी इसी बीच में एक चीज छूट रही है जिसपे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। सब पढ़ के गए हो? हाँ सर, सैयद अहमद, ठीक है, सभी चीजों को ऐड करो, छोड़ के नहीं जाना। तुम्हें अगर वाकई में तुम्हारा जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है वो 15 मिनट में तैयार हो सकता है, बस पता हो कि तैयार क्या करना है। 15 मिनट घड़ी देख के लगेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। अब इसमें एक चीज छूट रही है जिसको मैंने मेंटेन किया, इसमें तुम लोग पता चला ये सब पढ़ के जाओगे, एक बहुत बड़ी मजेदार चीज छूटेगी। इस बीच में क्या हुआ, इसी साल द्रविड़ आंदोलन के 100 साल पूरे हुए, ठीक है। तो द्रविड़ आंदोलन और उससे जब अब हम यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया में टिके हुए हैं, यूपीएससी साउथ इंडिया में जाकर क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि आपका करंट अफेयर्स मिस है ये क्वेश्चन किसका, हिस्ट्री का। 100 साल हो गए द्रविड़ आंदोलन को। तो द्रविड़ आंदोलन, पेरियार मूवमेंट, ठीक है, उस समय की प्रमुख जो है उसके प्रमुख जो है कारक, उसके फैक्टर्स क्या क्या थे, ठीक है, उनके उद्देश्य क्या थे और कौन कौन लोग थे। आत्माराम पांडुरंग को छोड़ के भी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आंदोलन था, यजन आंदोलन था, ठीक है। तो ये द्रविड़ है क्या पहले, तो ये पता होना चाहिए। और उनका पर्पस क्या था, दे आर कॉल्ड एबॉरिजिन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। भाषा क्या है द्रविडियन, लिपि क्या है द्रविडियन। तो पता चला कि तुम इधर शारदा एक्ट पे टिके हुए, ब्रह्म समाज उधर वो, और फिर कहोगे अरे यार यही नहीं पढ़ा था, राइट, यही नहीं पढ़ा था। कितने लोगों को कंफर्म है द्रविड़ आंदोलन? ये आइडिया भी था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी बहुत चर्चा में चली, 100 साल हो गए उस आंदोलन को, ये करंट अफेयर्स है, यही है। काफी कुछ आर्टिकल आए थे लगातार इसको लेकर, ठीक है। ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो है वो द्रविड़ आंदोलन की आवश्यकता है समाज सुधार को करने के लिए। इतना कुछ चर्चा में हुआ, राष्ट्रपति गए। अब जब राष्ट्रपति जा रहे हैं और आपका दिमाग नहीं पहुंच रहा है तो फिर तो डिमांड सप्लाई गैप है, ठीक है। तो चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो। नॉर्थ ईस्ट से भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को डाटा काफी दे रखा है। अब तुम सिर्फ रानी गांडेलियो के चक्कर में नहीं भैया, उसमें जितने भी 6 के 7 लोग हैं वो सारे के सारे अब आपको याद होने चाहिए।
बता रखा है मैंने। आज मैं स्लाइड डाल दूंगा दोबारा, कम से कम रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो श्रद्धालु जिनके पास समय नहीं है पीछे जाने का, वो कम से कम पीछे जाए। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, लिखो, विभिन्न प्रमुख धर्मों के विवाह नियम क्या हैं? विभिन्न प्रमुख धर्मों के विवाह नियम क्या है? इंडिया ईयर बुक के हिसाब से, ज्यादा नहीं कि सभी धर्मों के चक्कर में पढ़ो। विभिन्न प्रमुख धर्मों के विवाह नियम क्या है जो भारत सरकार ने जो है वो गेजेटेड किया है? जैसे हिंदू विवाह नियम, आनंद मैरिज एक्ट, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। सिखों के लिए, ये सब इंडिया ईयर बुक में मेंशन है। विभिन्न प्रमुख धर्मों के विवाह नियम क्या है, मैरिज रूल्स क्या है, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है? अगर सिख महिला का तलाक होता है तो वो आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होती है। हिंदुओं के लिए उसकी क्या पोजीशन है? क्योंकि यहां जो मुद्दा है क्या, वो संवैधानिक स्थिति से मतलब क्या हुआ, उनके जो है वो गुजारा भत्ता या महिला के अधिकारों को सुनिश्चित करना। और महिला अधिकार इस साल जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। यहां तक कि अगर मैं बात करूं 2016 में आई प्रमुख रिपोर्टों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिपोर्टें मैंने अपडेट की हैं। एक रिपोर्ट आई आपकी महिला स्थिति एवं मुद्दा, मैं लिखा दूंगा परेशान ना हो, 2016। दूसरा न्याय प्रणाली के ऊपर आई है 2016, भारतीय अर्थव्यवस्था 2016, शिक्षा पर 2016, पर्यावरण पे 2016 और भारतीय संसद की टोटल जो गतिविधि हमारी अचीवमेंट 2016 और ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2016। 7 रिपोर्ट आई हैं। ये 7 रिपोर्ट अपने आप में बहुत से क्वेश्चन के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। और शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर 2016 वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण वाले क्वेश्चन यहां से हमारे फंसेंगे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन की प्रकृति। अगर इसमें आपका कुछ भी ढीला पड़ा हो तो आप जानिए कैसे होगा। कल का जो है बुकलेट आपको कल मिलेगी, ठीक है। और डीआरडीओ भी कवर है, डिसेबिलिटी बिल, चलो। तो ये रहा हमारा पहला सेगमेंट। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेतन आयोग की संरचना क्या है? भीमराव अंबेडकर, क्या हुआ, सब इसी में अब लिपटाया गया। आगे है, क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, उसके बाद बायोटेक रेगुलेटरी बिल, मानसून की क्रियाविधि, मध्य एशिया के देश, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। चलो कल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 मिनट ब्रेक दे दे रहे हैं।